to the journey of this new demonetization or surgical strike scheme, sir? Thank you, Sachin. A very good evening, friends. A very dynamic chairman of VIA Taxation and Corporate Law Forum, the past president of the Institute of Chartered Accountants of India, All India, as C. Ashokji Chandak, a vice president of One Man Army, C. Anilji Parekh, a company secretary, past president of the Institute of Nagpur branch of Institute of Chartered Accountants of India, COS Bagadia ji, convener Sachin, treasurer, meticulous in his working, CA Girish Devda ji, and almost everyone in the audience, almost everyone, I think I know almost all, CA Mahendra Jain sir, Lashkar sir, and all of you. Before I start my presentation, let me just put a star mark over my presentations. In all the advertisement, you will find this, the big full page advertisement may be there, but there is a star mark is there, a small star mark is there, just to say that it's a disclaimer. What I am saying is my personal view. There are possibility of different views, contrary views are also possible. That's the only reason it has got so much heat. That's the only reason why it is in talk so much. In the later part, I will cover where are the controversy, what are the different matters, what precaution could have been taken while floating this ordinance, and what are the errors committed, and what is the interpretation possible, what this law convey, I will cover in my presentations. But before I start my presentation, let me say something. We need to know the time with which we are going through. When I started my practice, sir, the tax rate जो हुआ करता था इनकम टैक्स का 30% का टैक्स रेट हुआ करता था. तो जहाँ पे भी बात होती थी तो लगता था कि 23% का टैक्स रेट बहुत है. हमेशा कहना आता था कि 30% से टैक्स रेट कम कर देना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, 25% हो जाए, 20% आ जाए तो टैक्स रेट बहुत बेटर होगा. उसके बाद कुछ समय बाद काफ़ी ह्यू एंड प्राइस चलते रहा, बट इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई, 40% की स्कीम लॉन्च हुई. ठीक है, डिमोनिटाइजेशन के समय स्कीम लॉन्च हुई, तो उस समय लगने लगा शायद 30% का रेट बहुत बेटर था, ये 45% का रेट जाता है. शायद 30% का रेट रह जाता तो गवर्नमेंट को बहुत पैसा आता था, 45% का रेट बहुत जाता होता है. ठीक, जब डिमोनेटाइजेशन चालू हुआ उसके बाद में उस समय में गवर्नमेंट ने नई स्कीम लेके आई, उसमें टैक्स रेट आया 78% का. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि जितने लोगों से डिस्कशन हुआ मेरा, सब लोगों का कहना है 30% ठीक था, 45% भी चलता था, लेकिन 78% बहुत हो गया. तो 78% के साथ में चालू हुआ था 108% और 138% का टैक्स रेट. और जब 108% का टैक्स रेट 138% के टैक्स रेट की बात होने लगी तो लोग कहने लगे 78% ठीक है यार, ऐसे देखा जाए तो 108 138 कोई ठीक है क्या, ये पूरा 100 रुपए की इनकम होती है और 138 रुपए टैक्स ले लेंगे, 108 रुपए टैक्स ले लेंगे सर्वे और सर्च ऑपरेशन में, 138% का टैक्स ले लेंगे, ये तो बहुत गलत है. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. लास्ट वीक में सर एक सेशन था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, आई वाज द स्पीकर देयर ऑन द पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, है ना. और वो जो उनकी प्रिपरेशन देखिए, जो इनके इंटरनल कम्युनिकेशन मैंने देखे, जितने यहाँ CIT CCIT से डिस्कशन हुआ या जो बोर्ड के सर्कुलर चल रहे हैं, उसके बाद में लगता है कि 138% भी ठीक है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं. खास करके टैक्स लॉज में प्रोसिक्यूशन हो जाना तो एकदम ठीक नहीं लगता है. ठीक है, लेकिन आने वाला समय बहुत छोटे छोटे केसेस में भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो रहे हैं. काफी लोगों को यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी सर 138 केसेस में नागपुर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया, और 138 केस में से अराउंड 60 केसेस ऐसे हैं जहां लगता नहीं कि वहां प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए, गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने लॉन्च करना चाहिए. बट द बोर्ड इज वेरी स्ट्रिक्ट. मानना यह है जब तक कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होते, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं करते, जब तक पेनल्टी फाइन बड़े लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होती है, तब तक सीरियसनेस भी नहीं आता है. ये ड्यूरेशन चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में. पहले पेनल्टी के प्रोविजन बहुत इजी हुआ करते थे, सॉफ्ट हुआ करते थे, और धीरे धीरे बहुत हार्ड प्रोविजन आने लग गए, और बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर होने लगे. और सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, जैसे अमेरिका यूरोप में कई बार देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स हो, सेलिब्रिटीज हो, उन पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है स्टेफिग्राफ के फॉदर. इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते होंगे, उसके बाद भी उनके फॉदर पे प्रोसिक्यूशन लॉन्च है. माइकल जैक्सन वाज फेसिंग अ प्रोसिक्यूशन चार्जेस ओवर दैट, है ना. और वहां तो फास्ट इंप्लीमेंटेशन होता है. द डे इज नॉट फार
जो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगे वो सब चीजें अब इम्प्लीमेंट होना चालू होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की मैकेनिज्म स्ट्रांग हो रही है। जो डाटाबेस गवर्नमेंट का जमा हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जमा हो रही है, वो बहुत स्ट्रांग वे में जमा हो रही है। एंड गवर्नमेंट इज कमिटेड कि प्रोजेक्यूशन लॉन्च करे, बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोग उस लॉ को इन टू स्पीड पूरी तरह से कंप्लाई करने की कोशिश करें। और देखेंगे अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरीके से जब ब्रिटिश ने देश छोड़ के गए थे इंडिया में, तब लॉर्ड माउंटबेटन का एक कम्युनिकेशन था, नंदन नीलेकनी की एक बुक थी, उसमें उसने रेफरेंस किया है उस लेटर का पूरा। उसने लिखा है जब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्वीन एलिजाबेथ को लिखा था, वी शुड नॉट लीव दिस कंट्री, वो आया था देश को आजादी देने के लिए, ठीक है, उसको भेजा गया, एक ही जॉब था उसके पास में, गिव देम, इनको आजादी देके फ्री करो, वी कैन नॉट स्टे हियर नो मोर, क्योंकि बहुत अब स्वरूप चेंज हो रहा है देश का, यहाँ तकलीफ हो जाएंगे, अहिंसा से हिंसा में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लेट अस मूव अवे। तो उसको भेजा गया था देश को फ्री करके वापिस चले जाए यहाँ से, तो उसका पर्पस वही था। बट लॉर्ड माउंटबेटन ने आने के बाद में लेटर लिखा क्वीन एलिजाबेथ को, इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट वी शुड नॉट लीव दिस कंट्री। ये लोग लालची है, छोटी सोच वाले हैं, जात पात इनके नाम पे लड़ मर मिटेंगे, इनको इस हालत पे छोड़ने का मतलब है इन लोगों के लिए गलत कर देना। वी शुड स्टे हियर, वी कैन रेगुलेट द कंट्री, बेटा हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि उसके अपने ओपिनियन फॉर्म करने के रीजंस थे। जैसे यहाँ पे कदम रखे, सब अपने अपने माइनॉरिटी जो लोग थे वो लोग लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचना चालू कर दिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन चालू किया कि ये पावर हमको दे दो, हम इंटरेस्टेड है, यानी सबके पर्सनल इंटरेस्ट टेक केयर करें, इसके लिए अप्रोच कर रहे थे। बट विचर और सोच तो समझ में आ रही थी कि दे वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट। तो ये कम्युनिकेशन उसने दिया था कि वी शुड नॉट लीव द कंट्री। आई एम जस्ट कवरिंग द प्रीफेस, क्योंकि ये कानून क्यों आया, जब तक इसका प्रीफेस समझ में नहीं आया कि हम कौन से रिजिम में आ रहे हैं, तब तक ये कानून भी समझ में नहीं आ पाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये क्वीन एलिजाबेथ को कम्युनिकेशंस किया, तो उसके बाद में अगर आप आज तक एनालाइज करेंगे, तो जो चीजें लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय लेटर में लिखी थी, वी वेर प्रूविंग एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड, वी वेर प्रूविंग दैट कि लालची थे, छोटी सोच थे। ये देश कभी, अंग्रेजों ने देश तो पूरा भारत एक बना दिया, उसके पहले तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ऑपरेट करते थे, उन्होंने देश तो पूरा एक बना के चले गए, लेकिन यूनाइटेड कभी नहीं हो पाया था देश, सब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में गवर्न करते थे। कभी ममता का डोमिनेंस रहता था, कभी साउथ में किसी का रहता था, और उनके डिक्टेशन होते तो नेशनल इंटरेस्ट में कभी डिसीजंस नहीं हो जाते थे। लेकिन उसके बाद कंक्लूजन था वो एनालिसिस का नंदन नीलेकनी के भी, एंड आई पर्सनली एग्री विद दैट व्यू कि जो अब तक चला था वो अब नहीं चलेगा, जो अब तक हुआ था वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। रीजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज में जो आज एडवांस कंट्रीज है, उनके पीछे कारण है उनके ये लेवल पे आने का, दे हैव अ गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का आने का पहला स्टेटमेंट था, वी डोंट वांट गवर्नमेंट, वी वांट अ गवर्नेंस, अ बेटर गवर्नेंस। तो यूरोपियन, एशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में तो कॉन्सेप्ट था अ बेटर गवर्नेंस, और वो गवर्नेंस पॉसिबल होता है बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एंड इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 125 करोड़ का अगर देश है, तो लेट मी टेल यू 125 करोड़ का डाटाबेस गवर्नमेंट के पास तैयार है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो रहा है, आप घर से निकलते हो, कहां तक जाते हो, कब जाएंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको ये गवर्नमेंट दे देंगी आपसे ज्यादा। अगर विश्वास नहीं हो तो आप इमेजिन कीजिएगा, डिमोनेटाइजेशन का समय 31 दिसंबर को खत्म हुआ था, ठीक है, अब 5 जनवरी को आई रिमेम्बर लोगों के पास में लेटर पहुंचे थे, वो लेटर में लिखा था 12,23,288 रुपए आपने ये बैंक अकाउंट में भरा। 31 दिसंबर को खत्म हुआ, लोगों को नोटिसेस पहुंचना चालू हुए थे, यानी इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास में एवरीथिंग रेडीली अवेलेबल हो रहा है सब चीजें, और वो सिनेरियो में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बेटर है अब माइंडसेट चेंज करें। देखिए, लॉ तो अपने काम करते हैं, लॉ तो इम्प्लीमेंट होते हैं, और एक मान्यता रहती है, जैसे रूटीन में मेरे साथ में जब फ्रेंड से डिस्कशन था, इवन प्रोफेशनल से डिस्कशन था, या खुद से घर पे भी डिस्कशन होगा, तो लगता है क्या होगा देखेंगे ना, क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे को क्या करेंगे ये लोग, ठीक है। जस्ट आने वाले मेरे पर्टिकुलर जो 1 घंटे का पार्ट है, उसमें कवर करूंगा कैसे कैसे चीजें कंट्रोल होंगी। आप लोग सोच रहे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये कानून से, एंड लेट मी से दैट हर किसी को फर्क पड़ेगा ये कानून से, वो आने वाला समय है। अगर थोड़ा सा अगर आप इस पार्ट को और आगे देखेंगे अगर आप,
तो अभी अभी पिछले साल कुछ महीनों की न्यूज देख लीजिए, हर महीने में हर हफ्ते में आपको एक इंसिडेंस मिलेगा, जीएसटी फ्रॉड का इंसिडेंस मिलेगा। 500 करोड़ का फ्रॉड, 700 करोड़ का फ्रॉड, 1000 करोड़ का फ्रॉड। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रॉड इतने बड़े बड़े हो जाए? ये तो फ्रॉड नहीं था, वो माइंडसेट थे, उनका मानना था कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक्साइज रिजीम में बिल फाड़े थे, वेट रिजीम में भी बिल फाड़े थे। महाराष्ट्र गुजरात गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस था, वहां नहीं था। बाकी सब जगह तो होते थे, बिल के काम होते थे, बिल फाड़ते थे, माल नहीं बेचते थे, बिल बेचे जाते थे। जीएसटी फ्रॉड अब हर हफ्ते में एक बार न्यूज मिलेंगी, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के फ्रॉड मिलने लगे जीएसटी में। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। और ये सिर्फ मैटर जो है ना, ये जो फ्रॉड हम सुनने में आ रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ ईयर, 1 साल 2 साल से ऊपर के ज्यादा का मैटर भी नहीं है। अब ये स्कीम की जरूरत क्या थी? अगर हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं और ये स्कीम का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबको कहीं ना कहीं वो एक किस्सा याद होगा। अन्ना का किस्सा हुआ करता था। एक गांव में हर जगह एक अन्ना करके आता था। शायद जो यंगस्टर्स होंगे उनको शायद आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि मैटर 15 साल 20 साल 25 साल पुराना होता था। वो अन्ना आता था, 15 दिन में पैसा डबल करके दूंगा, है ना। और जो भी पैसा देता था सर, सबको मालूम होता था कि उनका पैसा डूबने वाला है, हर किसी को मालूम होता था। और बोलता भी था, मेरे को मालूम था डूबने वाला है वो तो, लेकिन फिर भी पैसा देता था, क्योंकि उसको ये लगता था ये महीना 3 महीना तो चलाएगा, अभी अभी तो आया है, मेरे पैसे तो मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है। ये सोच सोच के पैसे देते थे, हर कोई पैसा देता था। और अन्ना हर बार वो पैसे ले लेके भागता था, हर शहर से भागा है, हर गांव से भागा है। आप अगर जो 50 प्लस वाले जो लोग होंगे उनसे कभी डिस्कस कर लीजिएगा यंगस्टर्स, तो बताएंगे हर बार आया, हर 2 साल 1 साल में आया। और हर बार देने वालों ने यही बोला था कि हमको मालूम है ये भागेगा, लेकिन फिर भी पैसा दिया था, ठीक है। अब आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, अन्ना वाले जब मैटर थे, अब अन्ना वाले मैटर कभी नहीं हुए। पिछले 15 साल में शायद वो मैटर कभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि पहले इसलिए मैटर हो गए क्योंकि उसके पकड़े जाने के चांसेस नामुमकिन थे। इतना बड़ा देश है, कहाँ पे कौन से कोने में जाके रहेगा, नहीं पकड़ सकते। पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रांग नहीं था, उनका सिस्टम भी नहीं था वो वाला पकड़ने का, ठीक है, इसलिए पकड़े भी नहीं जाते थे। जब जैसे ये दिन आए कि उनके पकड़े जाने के चांसेस हो गए, उस तरीके से लोगों ने फ्रॉड करना बंद कर दिया। अन्ना भी जब आते थे उनको मालूम था फ्रॉड करने आए हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉड करके सेफली निकलते थे, क्योंकि पुलिस का भी अपना हिस्सा बहुत ज्यादा था। पुलिस के पास में भी ये था जरिया था, ये बोलते ना कि नहीं मिला, क्योंकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उनके ऊपर से भी कंट्रोलिंग नहीं होती थी, तो ये काम हो जाता था उस समय भी। लेकिन अब अन्ना वाला शायद काफी लोगों ने देखा ही नहीं होगा वाला किस्सा। अब हम लोग देखते हैं लोगों के पब्लिक डिपॉजिट किस किस फॉर्म में मूव होते हैं, लोग पैसा लेते कैसे हैं, ठीक है। हम लोग पकड़े जाना ये स्कीम में कैसे कवर होंगे, लास्ट में ये सब फंड्स वापस कवर करेंगे कि ये स्कीम से कैसे इफेक्ट होता है। एक स्कीम थी सब जगह चलती है, बीसी, राइट, कि भैया सब ऊपर 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए महीने का जमा करते हैं, लकी ड्रॉ निकलता, जिसका ड्रॉ निकला वो पैसे भरना बंद कर देता, उसको वो बोली लगानी होती है, पैसे ले लेता है। बीसी एक वे किस किस तरीके से इन्वेस्ट होते हैं लोगों के। बीसी किटी पार्टीज होती है, लोग उसमें भी पैसा जमा करते हैं, किटी पार्टीज में भी। देन हर जगह हर शहर में एक स्कीम चलती है, गोल्ड स्कीम, है ना। महीने के महीने गोल्ड के पैसे भरे जाते हैं, 12 महीने भरते हैं, 10 महीने भरते हैं, 11 महीने भरते हैं, 1 महीना उसको प्लस करके या तो गोल्ड दिया जाएगा या अमाउंट वापस दे दिया जाता है, ठीक है। एक गोल्ड स्कीम चलती है, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म में कौन कौन से इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसको कोशिश करना एट द एंड ऑफ दिस सेशन लिंक करने का कि ये जो ऑर्डिनेंस अभी नया आया है, इज इट रिलेवेंट, क्या इसकी जरूरत थी, और ये क्या ये चीज को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों से एक स्कीम नहीं सुनने में आई है, सागवान के झाड़ ले लो, 5,000 रुपए में ले लीजिएगा, आज इन्वेस्ट कर लीजिए आप उसको, 20 साल में झाड़ बड़ा हो जाएगा, उसकी 1.25 लाख की वैल्यू हो जाएगी और आपका पैसा 5 लाख का, मतलब जो भी स्कीम हो, बड़े बड़े स्कीम्स आई थी, 5,000 का, किसी को 1 लाख देगा, कोई 2 लाख देगा, अलग अलग टाइप की स्कीम चलती थी, प्लांटेशन स्कीम्स होती थी। और बीच बीच फॉर्म में हर बार नियम है संसार का, कोई चीज खत्म कभी नहीं होती, वापस नए नए फॉर्म नए नए अवतार में आती है। ये फॉर्म के भी नए अवतार नए नए तरीके से चालू होते हैं। एक स्कीम आई थी पीक गोट फार्मिंग की आती है, एक शायद नागपुर में कोई इंसिडेंस था, पीक फार्मिंग का हुआ था, प्रोबब्ली यू विल बी एबल टू रिकॉल, ठीक है। उसमें था कि आपके पैसे दे विल इन्वेस्ट समवेयर, फिर उसमें से वो ब्रीड बढ़ेंगे उनकी, फिर वो एक्सपोर्ट होंगे पिग्स, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत जाती है, अमेरिकन चाहते हैं और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है। अब नई स्कीम आ रही है, फार्मिंग की भी आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ करेंगे, प्लांट्स बनाएंगे और फिर वो दुबई में, गल्फ में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत रिक्वायरमेंट है, वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से पैसे मोबिलाइज करने की कोशिश होती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट जेन्युइन और अनजेन्युइन, ठीक है, या फ्रॉड है,
इस तरीके की स्कीम्स होती है जिससे पैसे जमा किए जाते हैं। फार्म हाउस की स्कीम्स होती है बहुत सारी जगह, जहाँ पे पैसा लेते हैं कि भैया आपका पैसा है, आपके नाम से फार्म हाउस रहेगा, आपको लेना ले लीजिएगा, नहीं तो जितना आप 100 रुपए दे रहे हो आप 150 रुपए 1 साल बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में बायर आने वाले, हमारे पास रेडी है, लेकिन हमको पैसा आज चाहिए। इस तरीके से भी सेल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक MLM कंपनी बहुत दिनों से सुनने में नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। बेसिक पर्पस एक ही था, अलग अलग लोगों से डिपॉजिट जमा करना होता था और फिर वो सर्कल बढ़ाना होता था। एक आदमी तो पैसा लेता ही था, वो बोलता था दूसरे को भी पैसा दो, दूसरा तीसरे को लेके आता था, यानी चेन कंटिन्यू होती थी, ठीक है। यानी एक वो मोटिवेट होती है, यानी लोग एक तो ऑपरेट करता ही था जिसने पैसा लेना है, वो इंड्यूस करता था दूसरे आदमी को भी पैसा लाने के लिए, ठीक है। अब ये नया जो ऑर्डिनेंस है, नया ऑर्डिनेंस में क्या प्रिकॉशन है, ये इंड्यूस करने के लिए, वी विल सी इन द लेटर पार्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या थी। देखो फ्रॉड तो अपनी जगह लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया, ठीक है, दोनों सोच समझ के देते हैं, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट को एक एक चीज रेगुलेट करना जरूरी है? ये तो म्यूचुअल डिसीजन है, भैया को कुछ पैसे चाहिए, मेरे को देना है, हम लोग दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, हम दोनों एग्री करते हैं। हु इज गवर्नमेंट टू से दैट कि भैया आप इनको पैसा नहीं देते, देंगे तो हम इनको पनिशमेंट दे देंगे? व्हाई दिस? ये तो म्यूचुअल डिसीजन ले लो। फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कईयों फ्रॉड हुए, कई इलिटरेसी एट इट्स पीक थी, ठीक है। वो इलिटरेसी के चलते हुआ कि पैसा उन आदमी ने लेके गए जो डिजर्व नहीं करते थे, और एट द एंड ऑफ द डे फॉर एवरीथिंग या तो भगवान जवाबदार होता है या गवर्नमेंट जवाबदार होती है। मतलब बहुत कॉमन होता है, मतलब हर जगह पे मोदी जवाबदार है, हर जगह पे मनमोहन सिंह जवाबदार है, कांग्रेस हो बीजेपी हो उस और एक में भी, लेकिन आदमी अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी मेरे को 10% का ब्याज देगा, 20% का रिटर्न देगा, तो वो क्या कमाएगा कहाँ से और देगा कहाँ से। बट फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और भगवान की ये भी आती है। तो फिर गवर्नमेंट जॉब एक माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो ये जब मालूम है इस तरीके की पूंजी स्कीम्स, इस तरीके से फ्रॉड स्कीम चलती है, तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये जो आज ऑर्डिनेंस है सर, इसकी पहली बार बात हुई थी 1995 में, एक बार बात हुई थी जब उसमें बोला गया था, जब पब्लिक न्यूज वगैरह चली थी, उस न्यूज में था कि इंडिविजुअल्स किसी भी बाहर वाले से डिपॉजिट नहीं ले सकेगा। ये 1995 में पहली बार बहुत जोर शोर पे न्यूज चली थी, और उस समय न्यूज चली थी लेकिन बंद भी हो गई थी क्योंकि नो वन डेयर टू एनफोर्स सच लॉ। इतना बड़ा कानून लेके आए, लोग क्या बोलेंगे, कैसे इंप्लीमेंट होगा, अपोजिशन होगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी का तो रूल होता है जो पब्लिक को बेनिफिट करता है वो होता है, जहां बांटे जाएंगे वहां स्कीम, वहां वैसे रूल्स वैसे बेनिफिट दिए जाएंगे, देने के लिए बनते हैं, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए कम बनती है, ठीक है। तो बहुत हार्ड मेजर्स ऐसे लेने पड़ते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस टाइप ऑफ रूल्स, ठीक है। तो 1995 में वो ड्रॉप हो गया था। अगेन जब शारदा स्कैम वगैरह भरपूर पीक पे था, उसका आउटकम देखे, और वो भी काफी पुराना केस था, बट फाइनली उसके लिए अब लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी समय बातचीत तो चल रही थी, गवर्नमेंट के हमेशा वो आते थे इस तरीके की स्कीम आनी चाहिए जिससे पब्लिक एट लार्ज शुड बी बेनिफिटेड, जो छोटे मोटे डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस टाइप की स्कीम है। तो नया ऑर्डिनेंस आया 18 जुलाई 2018 को, द ऑर्डिनेंस वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड देन इट वाज थिंक फिट के इसको करना चाहिए। इसको भेजा गया स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन को फॉर देयर रिकमेंडेशन, फॉर देयर रिपोर्ट, फॉर देयर सजेशंस, और वो वापस सजेशन करके 23 फरवरी 2019 को फाइनली इट हैज बीन प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक्चुअली क्या हुआ था ये बजट में, अब देखा जाए कि बेसिकली इट्स एन ऑर्डिनेंस, ये लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, इट नीड टू बी क्लियर बाय द अपर हाउस। राज्यसभा ने भी क्लियर करना था, अगर राज्यसभा क्लियर करता देन प्रेसिडेंट नेशन के साथ में इट वुड हैव बीन एक्ट बन जाता था, लेकिन इसको सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया, राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सका अभी तक, तो अल्टीमेटली टेम्पररी फेस होता है ऑर्डिनेंस। अब इसको रेटिफिकेशन इज नीडेड बाय द पार्लियामेंट अगेन, तो इसको जब पास कर देंगे, राज्यसभा से पास हो जाएगा, तब ये वापस इट विल बी एन एक्ट। अभी फिलहाल इंप्लीमेंटेशन 6 महीने का इसका, और ये धीरे धीरे मैंने का भी जैसे कहना था कि अगेन इसको फिर से प्रेसिडेंट कैन साइन दिस ऑर्डिनेंस कैन कंटिन्यू, लेकिन अभी फिलहाल इट्स एन ऑर्डिनेंस, इट हैज टू बी एन एक्ट, लेकिन लॉ है वेदर इट्स एन ऑर्डिनेंस और वेदर इट्स एन एक्ट, इट्स अ लॉ। अब अगर क्वेश्चन आता है इसके पहले, ये ऑर्डिनेंस के पहले क्या कोई तरीका नहीं था जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके पब्लिक एट लार्ज? 1975 में भी, इसके पहले भी काफी बार ये डिस्कशन था गवर्नमेंट लेवल पे, एंड आरबीआई ने काफी इंसिस्ट किया था, और ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में एक स्कीम है प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स एक्ट, एक पास हुआ, इट्स बाय द 22 स्टेट्स में, 3 यूनियन टेरिटरीज में इट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन
स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुआ था इसका। एंड यू विल बी सरप्राइज यहाँ से, जो बंजाल जी मे बी नोइंग, चाणक्य सर और बाकी सब लोग जानते हैं। एक है आरबीआई में ऑलरेडी देयर इज अ प्रोविजन, सेक्शन 45A इज देयर, जो बोलता है कि नो इंडिविजुअल कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। यानी जो अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये ऑर्डिनेंस का कुछ पार्ट ऑलरेडी सेक्शन 45S ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में द सेम प्रोविजन वाज ऑलरेडी देयर। लेकिन तकलीफ थी, कई बार इंप्लीमेंट नहीं, स्ट्रांगली नहीं किया गया, इसलिए कम्युनिकेट नहीं किया, कभी प्रोपोगेट नहीं किया गया, इसलिए पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये सेक्शन मैंने थोड़ा सा पार्ट उसका रिप्रोड्यूस किया, मैं मेरे प्रेजेंटेशन आई विल शेयर वीआई के अपन पोर्टल में अपलोड कर देंगे। यू कैन हैव अ व्यू कि जब इतना कानून था भी, लेकिन उसके बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये वाला। तो एक क्वेश्चन था कि अब या तो आप जब आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी है, आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए रादर देन कमिंग आउट विद द न्यू ऑर्डिनेंस। तो वेदर द न्यू लेजिस्लेशन इज नीडेड और नॉट इज अ क्वेश्चन। अब अगर आप जितने प्रेजेंट ऑर्डिनेंस देखा जाए, प्रेजेंट रूल्स अगर देखेंगे, अगर प्रेजेंट रूल देखेंगे तो वो सभी रूल्स पोस्टमार्टम का काम करते हैं। यानी सब कुछ हो गया उसके बाद दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास में, डिपॉजिट के पास में ऐसा चांस नहीं था कहीं पे भी जिससे उसको कंट्रोल किया जाए, उस समय पे रोका जाए जब फ्रॉड चल रहा हो। और वो जो पुराना कानून अभी तक जो चल रहा है उसमें ऐसा था कि सब फ्रॉड हो जाता था। आदमी राम राम करके लंदन पहुंच जाएगा, दुबई चले जाएगा, लोकेट नहीं होगा, उसके बाद में ये इंसिडेंट्स, ये केसेस लॉन्च होते थे और आगे बढ़ते थे। सफिशिएंट इतना लंबा समय होता था इससे कि जिससे इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो चल रहे थे उसका पार्ट है। तो फिर आता है ये सब चीजों के चलते हुए एक कमी महसूस की गई कि अ न्यू लेजिस्लेशन शुड बी इन प्लेस। अभी क्या था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेशन होते थे। एज यूजुअल स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं होती है कोई भी लॉ स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने में। So the need was felt there should be a central legislation which should be strongly implemented throughout the country. Then आया कि एक ये legislation ला सकते हैं जिससे कंट्रोल किया जाए throughout the country. यानी implementation at the state level पे रहेगा, state level coordination committee is going to be there, but a legislation central legislation रहेगा जो इस legislation को flow करेगा, कंट्रोल करेगा। और एक स्कीम की जरूरत थी कि वो फ्रॉड सब हो जाने के बाद में काम ना करे, जब फ्रॉड की प्लानिंग चल रही हो उस समय इंप्लीमेंट किया जाए, इंसेप्शन पे कंट्रोल किया जाए, उसको जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है उस समय कंट्रोल किया जाए। फ्रॉड हो गया उसके बाद में रिकवरी मैकेनिज्म पूरी फिक्स हो जाए उसका, और एक ऐसा कंप्लीट कोड दिया जाए। विद दिस अ न्यू ऑर्डिनेंस केम इनटू प्लेस, जिसको हम लोग कह रहे हैं अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 वाज इन प्लेस, जिसका पर्पस था पोस्टमार्टम नहीं, प्री मॉर्टम या ऑपरेशन ऑनगोइंग बेसिस पे ऑपरेशंस करते जाए उसका, और रेगुलर बेसिस पे ये कंट्रोल करे। नया ऑर्डिनेंस है, इस नॉट इंसेप्शन के साथ एडवर्टाइजमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करता है, कोई किसी को प्रमोट करता है फ्रॉडुलेंट स्कीम उसको भी रोकने की कोशिश करता है। रिकवरी और प्रोसिक्यूशन के भी एनफ प्रोविजंस है। जो मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि लगता है कि समय इतना चेंज हो रहा है, मैंने प्रोसिक्यूशन बहुत स्ट्रांगली इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट किया है। मॉनेटरी पेनल्टी फाइन पहले होता था 10,000 20,000 की मॉनेटरी पेनल्टी के फाइन होते थे और लगता भी नहीं था, बड़ी खुशी है यार, हुआ तो क्या 10,000 20,000 लेंगे, जान थोड़ी लेंगे। अब तो जान भी लेंगे और पेनल्टी फाइन भी भरपूर लगाएंगे और जेल भी रहती। ऐसे देखा जाए तो प्रोविजन बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं इसमें, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लिए गए। अगर ये ऑर्डिनेंस देखा जाए, नया ऑर्डिनेंस सिर्फ दो पार्ट में पूरे डिपॉजिट, यानी जो भी आदमी पैसा लेता है बाहर से पैसा लेता है बाय वे ऑफ लोन और डिपॉजिट्स, आप समझिए फॉर द सिंपल लैंग्वेज। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ सो दैट यू कैन डाइजेस्ट। इसमें इतना ह्यूमन क्राई हो रहा है या मैटर कहाँ था इतना जिसका इतना इश्यू बन रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए पूरे जो पब्लिक बोरोइंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है रेगुलेटेड और एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। सिर्फ दो पार्ट है, कोई बीच का रास्ता ही नहीं है जिसको कहा जाए कि मतलब और कोई बीच का रास्ता था। यानी जो भी आदमी कोई पैसा लेता है मार्केट से, किसी से पैसा लेता है, इट कुड बी इधर अ रेगुलेटेड डिपॉजिट और इट कुड बी एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। ठीक है, और रेगुलेटेड डिपॉजिट्स क्या है, एक्ट में मैं थोड़ा सा टेक्निकल चलता हूँ क्योंकि एक्ट में क्या लिखा है वो समझाने की कोशिश करें। काफी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंट कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, तो दे विल लव टू अंडरस्टैंड दैट, और जनरल भी आप लोग भी बाकी लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटेड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स है जो कोई ना कोई रेगुलेटर जिसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, यानी ऑलरेडी कोई ना कोई रेगुलेशन करने वाला है। अब कौन से टाइप के रेगुलेटेड डिपॉजिट्स है, यानी वो रेगुलेटर अभी फिलहाल कंट्री में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं।
एक है सबसे बड़ा रेगुलेटर सेबी इज देयर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रहती है, उसके बाद अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च होते हैं कई बार, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इट इज ऑल रेगुलेटेड, ठीक है, सेबी रेगुलेट करता है। वैसे एक रेगुलेशंस अलग से है, वो आरबीआई रेगुलेट करता है बहुत सारी चीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब इसको रेगुलेट करने का मतलब क्या होता था जवनजाल जी? है देखिए, अब टोटल उन्होंने था कि जब एनबीएफसी के बहुत बड़े फ्रॉड होने लग गए तो समवेयर 97 98 में सब बड़े बड़े फ्रॉड शायद इमर्ज हुए थे, सीआरबीआई कलकत्ता के कुछ फ्रॉड आए थे, उसके बाद में उनके पास में सिंपल सॉल्यूशन था फ्रॉड कंट्रोल करने का, ना एनबीएफसी के लाइसेंस ही मत दो, ना लाइसेंस देंगे ना फ्रॉड होंगे, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू विद द स्टैटिस्टिक्स, तो बताते हैं पिछले अभी टोटल 11,402 एनबीएफसी है इंडिया में, आउट ऑफ दैट only 156 companies are allowed to raise the public deposits. Only 156 in this entire country are allowed to raise the public deposits. एनबीएफसी, अब इनके एनबीएफसी सभी रेगुलेटर सबने अपने अपने मैकेनिज्म निकाले हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो सभी के अपने अपने, जैसे एनबीएफसी में उन्होंने क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम कर दिया, ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम कर दिया, पब्लिक डिपॉजिट्स पे सीलिंग लगा दी, इससे ऊपर सीलिंग नहीं रहेगी, आपकी कैपिटल कितनी है उसके ऊपर कितना आप फंड्स रेज कर सकते हैं, अलग अलग वे में कंट्रोल करने की कोशिश की है। और कई जगह कर दिया कि आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड फॉर सम ऑफ द थिंग। देन फॉर इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, आईआरडीए इज अ रेगुलेटर, ऑलरेडी रेगुलेटर इज देयर। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और आपको पता चलता है कि आपको एजेंट ने मिस सेलिंग कर दी है, उसको झूठ बोल के कर दिया, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेटर लेके कंपनी को वापस लिख दीजिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है विद इन 45 डेज और 90 डेज का कुछ समय है, ठीक है। IRDA, a strong regulator. Then there are the state government and the union territory who also regulate, who act as a regulator for various public finances, various public deposits assisted by that. जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अल्टीमेटली a regulator is there, जो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार DDR होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, but they are nothing but the state governments. तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेगुलेटिंग, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो ऑलरेडी देयर आर लॉट मेनी रेगुलेटर्स आर देयर हु आर रेगुलेटिंग वेरियस स्कीम्स इन द कंट्री। अल्टीमेटली टोटल स्कीम डिपॉजिट्स को हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। अब रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम अल्टीमेटली इट इज रेगुलेटेड अंडर अदर एक्ट्स, या कोई और रेगुलेटर होता है उसमें, दे आर रेगुलेटिंग इट। और unregulated are ultimately beats regulated deposit scheme or unregulated deposit scheme, both are going to be controlled by this ordinance only, यानी penalty fine जो involve होंगे for that purpose it will be the part of this ordinance, ठीक है। यानी मतलब एक था ये, एक क्वेश्चन था लोगों का कि भैया अब अगर चूंकि कंपनी आरओसी रेगुलेटर है, अमित भाई वाज टेलिंग दैट कि आरओसी रेगुलेटर है, एमसीए रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स रेगुलेट करती है कुछ जगह, कुछ कंपनीज को रेगुलेट करती है, तो वेदर दे विल बी द रेगुलेटर और इट विल कम अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इट विल बी रेगुलेटेड बाय बोथ। जो उनके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, जो परमिशन वाले एस्पेक्ट्स है, वो सब उनके रेगुलर कंपनीज में रेगुलर रेगुलेटर है, दे आर गोइंग टू बी देयर। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द लोन फ्रॉम द पब्लिक और इन पब्लिक डिपॉजिट पे रेस्ट्रिक्शन है, या उनके शेयर होल्डर से डायरेक्टर से लेने में भी रेस्ट्रिक्शंस है, या कितना अमाउंट ले सकते हैं उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, ऑल आर गोइंग टू बी इन प्लेस। लेकिन कई कुछ वायलेशंस हो जाता है, द शेल्टर ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इज गोइंग टू बी देयर। एट टाइम ओवर रेगुलेशंस हो रहा है, ऐसे देखा जाए ओवरलैपिंग होता है, और ऐसे भी जब ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है, जब आपको कोई रेगुलेट नहीं करता फिर सब रेगुलेट करने आते हैं, उस समय में ऐसा टेम्परेरी फेस आता है कि एक आदमी को 3 लोग बोलने वाले हो जाते हैं, 4 लोग बोलने वाले थे, दिस इज हैपनिंग। और जितने लॉ देखेंगे सब लॉ में हो रहा है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखेंगे तो एक ही आदमी है, सरप्राइजिंग है, एक आदमी को 4 नोटिस आ रहे हैं। आईसीयू इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग का भी आता है, डीआई विंग का भी आता है, रेगुलर असेसिंग ऑफिसर के भी आता है, मल्टीपल कंट्रोल मल्टीपल एजेंसीज सब एक पर्टिकुलर समय पे काम करती है, तो दिस टाइम एक बहुत हाई रेगुलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पुराने एक्ट में टाइमिंग के क्वेश्चंस आते थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में, एंड रिजल्ट तक लाने में टाइम लगता था, पेनल्टी फाइन छोटी थी। द न्यू ऑर्डिनेंस इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑन दिस फ्रंट। रेगुलेटेड डिपॉजिट्स आई हैव कवर्ड, नाउ कम्स व्हाट इज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स। देखिए ये दोनों समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा आगे का पार्ट पूरा इस पे गवर्न होगा,
और आपने जो पढ़ा है उसके अलावा कुछ पार्ट हम लोगों को कवर कर रहे हैं एक्चुअली इसमें, क्योंकि क्या इंप्लीमेंटेशन आएंगे। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स मींस एनी स्कीम और अरेंजमेंट under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and such deposit are not a regulated deposits। इसको बस थोड़ा सा पार्ट हम लोग एलेबरेट करते हैं थोड़े समय के बाद में इसको, कि बाकी टर्मिनोलॉजी से फेमिलियरिटी आ जाए हम लोग की, उसके बाद कवर करने की इसको कोशिश करता हूँ। इट्स सिंपल कि कोई भी स्कीम और अरेंजमेंट के तहत अगर आप कोई भी पैसा लेते हो बाय वे ऑफ बिजनेस एंड सच डिपॉजिट आर रेगुलेटेड डिपॉजिट्स है तो रेगुलेटेड डिपॉजिट्स का पार्ट हो जाएगा। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स है यानी रेगुलेट कोई रेगुलेटर फिलहाल नहीं है उसके ऊपर में, यानी रेगुलेटर भी प्रिस्क्राइब रेगुलेटर है, उसके अलावा कोई और रेगुलेटर नहीं चलेगा जो मैंने पुराने पार्ट में मेरा कवर किया से उतने रेगुलेटर, यानी फॉर दैट मैटर कंपनीज का हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, पीएफआरडी हो गया, आईआरडी हो गया, इसके अलावा कोई भी अगर डिपॉजिट लिया ऑल आर द पार्ट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स। तो अब we will cover this part little in detail after within 5 or 10 minutes I will cover that। सेक्शन बहुत छोटा सेक्शन है ये, अगर टोटल देखा जाए 41 सेक्शंस का वो ऑर्डिनेंस है, मेरे ख्याल से छोटा सा ऑर्डिनेंस है, और जो मेन प्रोविजन है जो ऑपरेशनल प्रोविजंस है ये पूरे एक्ट के, वो तो सिर्फ 15 लाइन से ऊपर की तो लाइन ही नहीं है सर उस ऑर्डिनेंस की, और उसमें सबसे खतरनाक लाइन होती है कानून की सिंपल ड्राफ्टिंग कितनी हो सकती है, लोग जबरदस्ती में चिल्लाते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में पूरा दफा करके रखा है लोगों के, इतने ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया, इतनी बातें चालू हो गई, उन्होंने ये किया दी अनरेगुलेटेड सेक्शन 3 है उसका जो बोलता है दी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैन। बस बात खत्म हो गई। अब टेक्निकली देखा जाए ना तो हमारा सेशन तो ये लाइन से खत्म हो जाता है कि कोई भी रेगुलेटेड डिपॉजिट्स है वो उनके जो रेगुलेटर है उनके रेगुलेटर के परमिशन से जो काम चाहे वो कर सकता है, अदर देन दैट जिनको रेगुलेट नहीं करता है नो वन कैन एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी वन। अब सिंपल सा उसका सेक्शन 3 बहुत छोटा सा सेक्शन था, इट वाज वेरी, मतलब जब पढ़ रहा था तो हंसी आती थी सर, सिर्फ एक लाइन ही लिखी थी उसमें दी अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि भैया अल्टीमेटली इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो क्या अब जब उन्होंने बैन कर दिया तो कोई तरीका नहीं है, मेरे पास एक्चुअली बिजनेस प्रपोजल है, मेरा अच्छा प्रपोजल है, मेरे को 10 लोगों से पैसा चाहिए, मैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, वो भी कन्विंस है, मैं भी कन्विंस्ड हूँ, ना उनको कोई तकलीफ है ना मुझे कोई तकलीफ है, तो कैन वी गो अहेड विद दैट स्कीम, उसको रेगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो वे। अगर आपको रेगुलर में जाना है वो सब एक्टिविटी करनी है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट स्कीम्स वाले, एनबीएफसीज बना लो, सोसाइटी बना लो या बाकी फॉर्म में चलो। अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में यानी अदर देन रेगुलेटेड कोई भी पार्ट है उसका कोई तरीका नहीं है उसको रेगुलेटेड करके रेगुलर कोर्स में आ जाए, यानी कोई अनरेगुलेटेड है इट विल बी अनरेगुलेटेड फॉरएवर, कोई वे आउट नहीं है उसको रेगुलेटेड में रेगुलर वे में लाके उसको कन्वर्ट करके उसको लेके आ पाना कहने पॉसिबल भी नहीं है वाला। ठीक है, इन शॉर्ट वो सेक्शन 3 की जो एक लाइन है, मतलब गिने चुने वर्ड्स है, उसके हिसाब से कोई इंडिविजुअल, कोई एचयूएफ, कोई फर्म, कोई एओपी, कोई भी किसी भी तरीके से पैसा नहीं ले सकता, दैट्स ऑल। ये सिंपल सा टोटल स्कीम का आउटकम है। अब आते हैं इसके आगे के टेक्निकल पार्ट पे, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट कवर करने से पहले थोड़े से टर्मिनोलॉजी से मैं लेट मी मेक यू फेमिलियर अबाउट द ऑर्डिनेंस। इसमें वर्ड जो हुआ है ना, कहीं पे बोरोवर यूज नहीं हुआ या कहीं पे बिजनेसमैन नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड है डिपॉजिट टेकर। जो भी डिपॉजिट लेने वाला है दे आर नेम्ड एज डिपॉजिट टेकर, यानी पूरे ऑर्डिनेंस में डिपॉजिट टेकर यानी वो किस चीज के लिए ले रहा है, क्या कर रहा है, इमटेरियल है, डिपॉजिट लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इन्होंने तो डिपॉजिट बैन किया, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, लोन थोड़ी बैन किया है, मतलब तो हर चीज के निकलते हैं। तो एक क्वेश्चन है ये तो डिपॉजिट के लागू ना, डिपॉजिट में मानना चाहता है कि फिक्स अमाउंट लिया, एक फिक्स समय के लिया, फिक्स इंटरेस्ट पे लिया, तो वापस देना है ना, तो ये तो डिपॉजिट से जैसा फिक्स डिपॉजिट जैसा हो गया, तो वेदर लोन एंड एडवांसेस थोड़ी कवर होंगे। एक क्वेश्चन था जैसे ही ऑर्डिनेंस आया तो आउट ऑफ इंटरेस्ट में चालू हुआ ऑर्डिनेंस देखना, तो उसके अंदर में आया कि वो डेफिनेशन उसकी वाइडन किया, आई विल कवर उसको डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड किया है। देन अदर डिपॉजिट टेकर इज अ वर्ड,
देन आता है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, यानी इसके लिए एक अलग ऑथोरिटी इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड। आरबीआई मेरे को लगता है क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाया इसको, क्योंकि वो पूरे उनके रेगुलर सिस्टम का पार्ट था, उसके लिए अलग ऑथोरिटी अपॉइंट नहीं हुई थी, कोई अलग मैकेनिज्म ही अपॉइंट नहीं हुई थी, इसलिए शायद उतने अच्छे से वो कर नहीं पाए या उसको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं की, उसका अलग टायर सिस्टम नहीं बनाया गया। इसके लिए अलग कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी to the government of India is going to be appointed. It means a very strong committee is going to be there, a very strong competent authority or state level coordination committee के through this scheme is going to be operated. There is going to be a designated code for this, a separate code, a designated code for this purpose. Obviously, तो इसका implementation is going to be very very strong. Power of survey as season is the strongest power given in this act. जैसे इनकम टैक्स के सर्वे, जीएसटी के सर्वे रेट्स होते हैं, there are the chances कि ऑर्डिनेंस में भी जब सर्वे और रेट होंगे। एक बार ऐसी ख्याल में आ रहा था जब ये महादेव अर्बन का केस हो रहा था सर नागपुर में, अपन नाम से हम लोग सर डिस्कस कर रहे थे, सब हो चुका है, तो फ्रीली एक बार करते हैं कि कोशिश करते कि भैया क्यों हुआ, जब ये हो रहा था तब क्या गवर्नमेंट सोई थी, लोग सोए हुए थे, तब उसको कंट्रोल क्यों नहीं पाए, क्योंकि वो कोशिश थी, तो उस समय में उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इस कोशिश करिएगा अगर पूरे प्रेजेंटेशन में उसको लिंकअप करने की कि क्या हुआ था कि ये ऑर्डिनेंस थे पुराने एग्जिस्टिंग रीजन में क्यों नहीं कर पा रहे थे उसको, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पावर है उसमें, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर का पावर दिया, ना सिर्फ इसमें जो डिपॉजिट ले रहा है उस पर लाइबिलिटी है, जो इंड्यूस कर रहा है, जो एजेंट काम कर रहे हैं उस पर भी उतनी लाइबिलिटी है। इवन टू सम एक्सटेंट सेलिब्रिटी एंड ब्रांड एम्बेसडर जो लगातार बात चलता था, कुछ हद तक वो भी कवर्ड होते हैं, उसका पूरा स्कीम एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द राइट कंक्लूजन आउट ऑफ दैट, लेकिन स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें इट वाज अ पॉइंट देयर कि ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी कोई डिक्लेरेशन देते हैं, कुछ बोलते हैं, दे शुड बी कवर्ड विद दैट। अब उसको एक्ट में कैसे इंप्लीमेंटेशन आएगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर दिस, बट इट अपीयर्स दैट कहीं ना कहीं अगर हो गया डिटेल थोड़ा सा और कवर करके वी विल सचिन इसको भी हुआ तो अपने इसमें से कवर करेंगे, क्या फोरम से कवर कर लेंगे पार्ट को। या अब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के लिए वेदर कोई अगर नॉर्मल स्कीम है, वेदर इट विल आल्सो बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जैसे मेरा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ब्याज ले रहा हूँ, वो 7% दे रहा है, मैं 8% दे रहा हूँ या मैं 6% दे रहा हूँ, कैन इट बी कॉल्ड अ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम? नो, इट कैन नॉट बी कॉल्ड, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इररिलेवेंट, कितना आपने कमीशन दिया, मैं तो कमीशन भी नहीं दे रहा हूँ, उसको नॉमिनल कमीशन दे रहा हूँ, 1% दे रहा, आधा % दे रहा, कमीशन भी नहीं दे रहा, इट्स नोवेयर रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर इट्स अ रेगुलेटेड स्कीम और एन इरेगुलेटेड स्कीम, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन का डाटाबेस कैसे जाएगा गवर्नमेंट के, इसमें एक बहुत स्ट्रांग वो आता है हमेशा कि यार पता कहाँ चलेगा, ना कोई बोलेगा तो पता चलेगा, नहीं तो किसको पता चलता है। लेट मी टेल यू, आजकल पता करने के मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल एजेंसीज है, यानी वो मैंने भी एक और कहना हमेशा आता है सर कि जब आ गया तो धुआं दिखेगा ही दिखेगा, यानी कहीं ना कहीं से पकड़ में आती है चीजें। अब क्या हो गया इस केस में इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने पूरी एजेंसी, जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, सब आपस में इंटीग्रेट हो रही है, यानी जब आपका इनकम टैक्स का केस चलता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें बताया चलता है ये ऑर्डिनेंस है, ऐसा ऐसा, ये ऑर्डिनेंस में ऐसा ऐसा होता है, कोई मिले तो बता देना, ठीक है। और आजकल शायद आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी है, ई सहयोग करके लॉन्च किया है, वो है कि आपके एक एक्ट में वायलेशन हो जाए वो खबर दूसरे तक देना उसके लिए कंपलसरी है। पहले तो चलता था पैसे दे दो और वो ले दे के पूरे मैटर निपट जाते थे, ये नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं करूंगा, ये वाले पार्ट ही खत्म हो जा रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब इट्स कंपलसरी ऑन द अथॉरिटी टू रिपोर्ट इट, जहां जहां जो मैटर है। इस केस में एक बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है, बैंकर को अगर लगता है कहीं से भी ये हिंट आती है, कहीं से भी ख्याल में आता है दैट अकाउंट होल्डर इज रनिंग एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, लोगों से पैसा जमा कर रहा है, इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द बैंकर टू रिपोर्ट द मैटर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये मैटर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है, प्रॉब्लम में भी नोइंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हर बैंक वाला जनरेट करता है और इनकम टैक्स को भी देता है। और बैंक वालों से अब इनकम टैक्स में रेगुलर चूंकि डे टू डे हम लोगों के काम होते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो मैं बोलता हूँ सर आया कहाँ से ये रिपोर्ट, बैंक ने दिया है ना, तो जमा तो सब इंफॉर्मेशन हो रही है, सब मल्टीपल हो रही है इंफॉर्मेशन, मल्टीपल एजेंसी से आती है। इवन इस केस में पुलिस को भी लायबिलिटी हैज बीन कास्ट, कोई मैटर समझ में आया, कुछ पकड़ में आ गया, एक आदमी ने कंप्लेंट कर दे, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट द मैटर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और फिर उसके बाद बजेंगे अच्छा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी मैटर फर्दर सीबीआई को करना है मैटर रिपोर्ट, यानी ये पूरी हाई लेवल कमिटी इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन दिस। अब ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, पता कहाँ से चलेगा, या मैंने 50 लोगों से डिपॉजिट लिया या लोन पे बांटे, कंट्रोल कहाँ से होगा,
कहीं ना कोई मल्टीपल एजेंसी साथ काम कर रही है, यहाँ से ही आएगा और ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। आजकल जो पैसा लेता है वो पैसा नहीं दे पाता है ना, तो वो बताता है कि ये स्कीम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम थी आपकी जो आप ऑपरेट कर रहे थे। इतनी तो अवेयरनेस आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया से भी होने लगी, तो रिपोर्ट्स तो अपने आप जारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पेनल्टी फाइन कितने वो समझ लेना जरूरी है। यानी सबसे ज्यादा अगर वो एक मान्यता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक माना जाता है, कोई अच्छे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो उसके लिए फाइन पेनल्टी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, तो आजकल जितने नए लॉ आ रहे हैं सब में पेनल्टी फाइन तो एकदम खतरनाक है। ऐसे लगता है मैंने कोई जान तो नहीं ली किसी की, छोटा सा फ्रॉड किया था, 2 लाख रुपए तो लिया था डिपॉजिट उसका, 2 लाख का तो लोन फॉलो किया मैंने, 10,000 रुपए लिया, 50,000 रुपए लिया था, छोटे छोटे अमाउंट लिया, तो क्या जरूरत है इसकी। लेकिन पेनल्टी फाइन 1 साल से 7 साल तक की जेल है। ठीक है, आई एम सेइंग जेल, और वो और वाला भी काम नहीं है, काफी जगह कंपल्सरी साथ में अटैच करके रखा है। एंड पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 लाख, 1 लाख से लेके 2 लाख से मिनिमम चालू होती है और 2 लाख से 25 करोड़ तक की पेनल्टी चली जाती है कुछ जगह। अच्छा, वो अब कंपनीज एक्ट में भी अमित भाई से जब बात होती है तो कंपनीज एक्ट में भी पेनल्टी है, कंपनी 1 लाख की है सर, पेनल्टी फाइन 1 करोड़ का भी लग सकता है। अब आदमी बोलता है मेरी कहां से वसूल करेंगे, कर ले, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, एक बार नाम पे धब्बा लग गया तो फिर बाद में तो कोई, अब तो आधार है, आदमी तो चेंज भी नहीं कर सकता अंगूठा भी। ठीक है, तो कंट्रोल तो परमानेंट हो गया है। आजकल पहले सिस्टम तो क्या थे, रिकवरी वगैरह जब आती थी आदमी नाम बदल के नए पैन कार्ड बना लेते थे, नई इंफॉर्मेशन बन जाती, नई आइडेंटिटी बन जाती थी। अब तो वो भी सिस्टम नहीं रहा, एक बार अगर लगा तो लगेगा। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पैसे तो कभी ऐसे देखा जाए, अगर आपके पास पैसा है तो गवर्नमेंट के पास रिकवरी होनी ही होनी है, लोगों के प्रोटेक्टिंग। तो बेटर है जब ये मालूम है कानून आ ही चुका है तो बेटर है उसको कंप्लाई करने की कोशिश करें, क्यों अदर साइड दिमाग लगाने की कोशिश करें, जस्ट कवरिंग कि ऐसा लगता है ना क्या होगा, कौन सी चीज कहाँ से पकड़ी जाएंगी, तो वो मल्टीपल वो है। अब है एक बीसी का, जैसे क्वेश्चन हो रहा था सर, एक बीसी वाले का फोन आया, मैं तो बीसी चलाता हूँ बोले, तो हमारा तो पूरा कच्चे का ही रहता, कहाँ से पता चलेगा। मैं बोला आजकल तो अभी इस तरह रेट हुई सर, मतलब अलग अलग रेट हुई, तो एक रेट का लाइव किसका बताता हूँ, वो रेट हुई उसमें सर पूरी डायरी पी ली गई, और डायरी में उसके तो एक्चुअली 18 लाख रुपए पकड़े गए थे सिर्फ पुलिस ने। वहां से मैटर चालू हुआ, मैटर जाके उसके रेड हुई, रेड से फिर वो जहाँ बैठता था उसके नीचे टेबल के पूरे छोटा सा 60 फीट का तो ऑफिस था उसका, उसकी जहाँ बैठा था पूरे मिला नहीं, हम लोगों ने पूरे 2 घंटे देखे, फिर क्या करें, तो बोले अचानक ख्याल में आया वो जो बैठा है वो जगह के नीचे कुछ तो भी पेपर थोड़ा सा दिखा, निकाल 80 करोड़ की डायरी मिल गई। अब कहने का मतलब है बीसी कहाँ से पता चलेगा ना, पता कैसे चलेगा मैं बताता हूँ, जब अगर किसी एक एसबीसी में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग कुछ तो होते हैं, किसी एक के यहाँ पे अगर रेड हो जाए, एक को पकड़ लिया तो हो जाएगा, उसके आगे आदमी से उसका झगड़ा हो गया वो बता दे ये ऐसा चल रहा था, वो वहां पे रखी रहती है, बहुत बदमाश है सेठ मेरा, वो डायरी मिल जाएगी। ठीक है, एक पुलिस केस हो गया छोटा सा मैटर कहीं पे, वो आ गया, यानी ये पूरी चेन में कोई भी कहीं पे भी पकड़ा जाए तो बाकी खाल निकाल के आखिरी पॉइंट तक पहुंचते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वो वहां एक जगह खत्म नहीं होता, एक आदमी मरा ना, वहां से वो अपन सोचते हैं हाँ केस खत्म हो गया, वहां से तो केस चालू होता है नई लिंक का। ठीक है, तो ये तो सिस्टम काम कर रहा होता है ना, गवर्नमेंट इज गेटिंग वेरी स्मार्ट, माने ब्यूरोक्रेटिक की जो ट्रेनिंग अगर ना, आई गो टू द नेशनल एकेडमी ऑफ टैक्स, जहाँ इनके ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे मैं बताता हूँ एक ऑफिसर की, सर इनकम टैक्स की एक ऑफिसर की ट्रेनिंग में 2.25 करोड़ का बजट खर्चा होता है। 2 साल पहले का जो कैलकुलेशन उन्होंने करके बताया था 2.25 करोड़ का। अब 2.25 करोड़ में क्या करते हैं, उनको वो लेवल की ट्रेनिंग देते हैं जो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। ये ठीक है कि उनका भी इंटरेस्ट कम होता है पढ़ने में, सीखने में, अब जॉब सिक्योरिटी होगी तो नहीं करते, लेकिन उसमें से 10-20% लोग इतने खतरनाक निकलते हैं जो आके पूरा डिपार्टमेंट और सब लोगों का नाम लेते हैं कि ये है गवर्नमेंट, इसलिए डरते हैं। नहीं तो क्यों डरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट से क्यों डरते हैं, क्योंकि दे आर एबल टू इंप्लीमेंट थिंग्स वेरी स्ट्रांगली, इसलिए इतना मैटर वो आता है। तो ये आप भूल जाइए कि कहां से कंट्रोल होगा पेनल्टी फाइन, बेटर है नहीं इन्वॉक हो, क्योंकि देर आर भी पकड़े जाएंगी, सब चीजें के कंट्रोल होने की जरूरत है। मैक्सिमम समय मैंने देखे गलती या पेनल्टी फाइन इसलिए नहीं लगती कि आदमी की फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होती है, कई बार इग्नोरेंस में हो जाती है, कैजुअलनेस में होती है, क्या होगा, ठीक है ना, इस कारण हो जाती है। सिर्फ एक पार्ट कर देता हूँ इसमें। अच्छा, आजकल पेनल्टी का भी जो सिस्टम है ना, नए लॉ जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ पेनल्टी है। पहली बार गलती किया तो ये पेनल्टी, दूसरी बार किया तो वही फ्रॉड के लिए इतनी पेनल्टी है, इट गोज ऑन इंक्रीज। अच्छा, पहली बार तो मानते हैं ना आपने, पहली बार गलती की होगी, दोबारा तो गलती नहीं है, तो आपकी चॉइस है, ये तो आपकी प्लानिंग है। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ पेनल्टी इज देयर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आते हैं कि दिस ऑर्डिनेंस इज एप्लीकेबल फॉर डिपॉजिट्स।
क्वेश्चन में आ गया, लोन्स और एडवांसेस तो बाहर है, इसके डिपॉजिट के डेफिनेशन में बाद में कवर करता हूँ, जिसमें आएंगे कि लोन्स एंड डिपॉजिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब वेदर बिजनेस रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट्स, बिजनेस से लिंक है तो वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स और इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट्स के पार्ट, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट का रेगुलेटेड, आई ऑलरेडी टोल्ड, अ स्कीम दैट इज रेगुलेटेड बाय सम ऑफ द रेगुलेटर्स इज देयर, इट्स अ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स क्या है, तो उसकी जो डेफिनेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग दी है, और इसकी स्कीम के सिर्फ 4 वर्ड जो है, बाय वे ऑफ बिजनेस करके एक वर्ड है, और मैं बता दूं आपको जितने डिस्प्यूट्स लिटिगेशन ये 4 वर्ड्स में मिलेंगे उतने आज तक नहीं मिलेंगे, उतने डिस्प्यूट्स मिलेंगे इसमें। वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बोलता है, मींस एनी स्कीम और अरेंजमेंट। देखिए इसमें एक एक वर्ड्स मायने रखेंगे, अगर सही मायने में कानून समझना है। ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मींस एनी स्कीम और अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और सॉलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर, ठीक है, बाय वे ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड सच डिपॉजिट्स आर नॉट अ रेगुलेटेड डिपॉजिट। नॉट अ रेगुलेटेड ये तो पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है, मींस एनी स्कीम और अरेंजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच आर टेकन एक्सेप्टेड बाय वे ऑफ बिजनेस। यानी एक पार्ट तो बहुत क्लियर हो गया इसमें, बाय वे ऑफ बिजनेस, इसका मतलब है अगर किसी ने पर्सनल कैटेगरी में, पर्सनल कैपेसिटी में किसी से पैसा लिया, मैंने गिरीश सर से 1 लाख रुपए पर्सनल लिया, मेरे घर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, किसी भी चीज के लिए लेता हूँ, इट इज आउटसाइड द परव्यू। मेरे को जरूरत थी, घर में जरूरत थी, कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत थी, हॉस्पिटल के लिए जरूरत थी, मैंने 10 लोगों से 1-1 लाख करके जमा कर लिया, नो पेनल्टी कैन बी इन्वॉल्व। बाय वे ऑफ बिजनेस अगर मैं लेता हूँ, बिजनेस केस पे लेता हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए लेता हूँ, तो वो कवर होता है। अब फिर क्वेश्चन आएगा, बिजनेस का क्या मतलब, उसका जो फाइनेंस का बिजनेस है उसके लिए, या रेगुलर बिजनेस कर रहा है उसके लिए, ठीक है, वी विल कवर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ 2 पार्ट हम लोगों को आगे कवर करना है। एक है स्कीम और अरेंजमेंट, जो बोला इन्होंने, डिपॉजिट बाय वे ऑफ स्कीम और अरेंजमेंट, दूसरा बाय वे ऑफ बिजनेस। तो सिर्फ यही पार्ट है, अगर ये कवर कर लिया तो पूरा ऑर्डिनेंस ही कवर हो जाता है, हमको हम लोग कवर करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड था, वो था डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिट्स है तो ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा, अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस भी अप्लाई नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, फर्स्ट थिंग इज डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिपॉजिट्स का मतलब है, जो डेफिनेशन क्लॉज में डिपॉजिट दिया हुआ है, डिपॉजिट मींस एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, मींस डिपॉजिट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। कुछ पार्ट जो रिलेवेंट है पढ़ता हूं, विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न। अगर देयर इज नो प्रॉमिस टू रिटर्न, आपस के दोनों का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि मेरे को 4 लोगों ने मिलकर गिफ्ट दे दिया, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को पैसा मिला, बिल्डिंग फंड करके दिया, कोई कॉर्पस करके दिया, देयर इज नो प्रॉमिस टू रिटर्न एज सच पे। तो जहां देयर इज नो प्रॉमिस टू रिटर्न द अमाउंट, वहां पे द ऑर्डिनेंस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न, वेदर, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था, with or without any benefit in the form of interest, bonus, commission or whatsoever it may be। यानी अगर मैंने 1-1 लाख रुपए 10 लोगों से लिया, उनको मेरे को 1 लाख ही वापस देना है, कोई 1 लाख का ब्याज भी नहीं देना है, कोई प्रॉफिट भी नहीं देना है, कोई शेयरिंग भी नहीं देना है। प्रॉफिट और शेयरिंग इज नॉट रिलेटेड विद दैट, ठीक है। वेदर आई एम पेइंग द इंटरेस्ट और आई एम नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, इट्स इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशंस, ठीक है। इन शॉर्ट, एडवांस और लोन विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न, विद और विदाउट एनी बेनिफिट इन द फॉर्म, they are deposits। अब अगर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होना है, सब पेनल्टी फाइन अप्लाई होना है, उसके लिए जरूरी है इट हैज टू बी डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा। तो इन्होंने डिपॉजिट क्या क्या है वो तो बता दिया, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन दिया है कि कौन सी चीजें डिपॉजिट नहीं मानी जाएंगी। उसमें बहुत कुछ रिलैक्सेशन दिया है वास्तव में, जो जरूरी भी थे। पार्टनरशिप, फर्म एंड पार्टनर्स, LLP एंड पार्टनर्स के आपस के जो रिलेशंस है, यानी अगर फर्म कोई पैसा लेती है फ्रॉम द पार्टनर्स, इट इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है। यानी इसका मतलब ये ऑर्डिनेंस में दे कैन नॉट ऑफ फॉर दैट, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ इंटरेस्ट, यानी बिजनेस डीलिंग के लिए कोई पैसा आ रहा है, ये कवर नहीं होता इसमें, ठीक है। फिर इंडिविजुअल या फर्म रिलेटिव से पैसा लेती है, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव से लेती है, या फर्म में पार्टनर्स के रिलेटिव से पैसा लेती है, तो इट्स नॉट अ वायलेशन। यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कोई रिलेटिव से पैसा लेंगी तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिट नहीं है तो पेनल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है उसके अंदर में, वो भी पार्ट अप्लाई नहीं होता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे बड़ा
कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है हमेशा। अगर कोई कभी बोलता है ना मैं रिलेटिव्स हूँ, तो ये सोचना पड़ता है कौन से सेक्शन में और कौन से एक्ट में रिलेटिव्स है ना, क्योंकि ये जितने एक्ट है, जितने कानून है, उनके सब में रिलेटिव्स के मतलब अलग है। कई बार ऐसा लगता है कि एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस क्यों नहीं फॉलो कर लेते, थोड़ी वाइड एंड डेफिनेशन दे दो, थोड़े बेनिफिट पास ऑन होंगे, उससे ज्यादा क्या होगा इसमें, ठीक है। एक कॉमन बेनिफिट दे दो, यानी कंपनीज एक्ट में रिलेटिव्स अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग 3 पर्पस के लिए 3 रिलेटिव्स है, गिफ्ट लेने देने के लिए अलग रिलेटिव्स है, कमीशन इंसेंटिव सैलरी जो पे किया जाता है उसके रिलेटिव्स अलग है, लोन के लिए रिलेटिव्स की डेफिनेशन अलग है, तो अलग अलग पर्पस के लिए चलता है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, उसमें ऐसा भी है कि मतलब रिलेटिव्स ये मानना चाहते हैं ना, रिलेटिव्स यानी आपस में दोनों ही रिलेटिव्स है, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में मतलब अगर निकालेंगे मैं इनका रिश्तेदार हूँ लेकिन ये मेरे रिश्तेदार नहीं, ऐसा भी डेफिनेशन में मतलब निकल जाता है। यानी बड़ा फनी होता है कई बार ऐसे करना, इसलिए बोलते ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकम टैक्स है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको एक एक फुल स्टॉप कॉमा निकालते बैठो तो चैप्टर ही खत्म नहीं होते, यानी इतने इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब यार रिलेटिव्स, अब यहाँ के रिलेटिव्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव्स का मतलब है बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एज पर द कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव्स है वो डेफिनेशन वहां से यहाँ इंपोर्ट कर दी गई है। तो जो इसमें रिलेटिव्स की डेफिनेशन है वो बता दो। अब मेंबर्स एचएफ के केस में उनके मेंबर्स आर द रिलेटिव्स, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर मदर सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ इतने रिलेशंस हैं उनके। अब इसके अलावा कोई भी आदमी से अगर डिपॉजिट आया है ना तो वो आप नॉन रिलेटिव से माना जाएगा, यानी पेनल कॉन्सिक्वेंस अप्लाई होंगे, इन लोगों में पेनल कॉन्सिक्वेंस अप्लाई नहीं होंगे। अब एक चीज ऐसी बात हो रही थी तो पता था दादाजी से आए थे, बोले दादाजी तो सबसे पहले रिश्तेदारी में सबसे बड़े होते हैं हमारे, तो फादर के फादर ही वे, उनसे पैसा नहीं ले सकते, पोते से भी नहीं ले सकते सर, ठीक है ना। तो ये सब आर बार्ड है, सिर्फ इतने रिलेटिव्स है, ये रिलेटिव्स के डेफिनेशन के अलावा कोई भी कवर नहीं होगा। सो रिलेटिव की डेफिनेशन इतने से अगर आप पैसे लेते हो, इंडिविजुअल अगर पैसे लेता है तो ही इज प्रोटेक्टेड, अदरवाइज इज नॉट प्रोटेक्टेड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसके लिए सबसे ज्यादा वो चल रहा था कि भाई डिपॉजिट्स में, एक तो था कि बिजनेस के लिए आप इन्वेंट्री सेल कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए कुछ पैसा आता है, वो नहीं आएगा अगर इसमें डिपॉजिट के डेफिनेशंस में। पार्टनरशिप हम ऐसे कुछ कुछ जगह एक्सक्लूजन दिया, एक बड़ा एक्सक्लूजन दिया है, उसकी वर्डिंग देखेंगे आप, उन्होंने बोला एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस and bearing a genuine connection to such business, है ना, यानी बिजनेस के लिए पैसा लिया है मैंने, in the course of or for the purpose of business। अब वर्ड आता है, एक एक वर्ड्स का मतलब in the course of और for the purpose of का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस यानी मैं पैसा ब्याज पे लेता हूँ, ब्याज पे दे रहा हूँ, या मैंने पी की स्कीम चालू किया, प्लांटेशन की स्कीम चालू की, प्लांटेशन इन माय बिजनेस, तो वो कवर होगा, या मेरा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है वो कवर होगा, या मेरा पैसा लेना और पैसा देने का बिजनेस कवर होगा, ठीक है। यहाँ तो जो वर्ड किया उसका उस रेफरेंस से कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बेरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस, जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। कुछ उसमें दिया कि फॉर एग्जांपल यानी इंक्लूडिंग, पहली चीज है क्या क्या चीजें डिपॉजिट में एक्सक्लूड किया उन्होंने, और उसमें क्या कि बिजनेस अगर डिपॉजिट से आपका इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर लिया दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। इंक्लूडिंग यानी इसमें किस टाइप के डिपॉजिट्स हो सकते हैं वो एक एग्जांपल कवर करने की कोशिश की। कोई माल सप्लाई करना है आपको, बेचना है, उसके लिए कोई पैसा है तो कवर नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके लिए पैसा एडवांस आता है वो भी डिपॉजिट नहीं ट्रीट होगा, ठीक है। सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिट होता है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड। और कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट है 5 साल 2 साल 1 साल तक का प्रोजेक्ट चलाना है, तो उसके लिए काम मैं करता हूँ लगातार, वहां से पैसा आता है, बिलिंग बाद में होती है, कई बार पैसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आते चले जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इस टाइप के डिपॉजिट्स, अगर इस टाइप के कोई पैसा आता है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स, ठीक है। हम लोग बाद में कवर करते हैं इसको। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बेरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन विद द बिजनेस, इसको कवर करते हैं। आई नो सब लोगों के मन में से वो जो सुनना चाहते हो यही है कि अनसिक्योर्ड लोन पैसा लेंगे तो वो डिपॉजिट है या नहीं है, हम बिजनेस में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो मैंने भी एकदम स्मार्टली प्ले किया, प्रोग्राम पूरा 7:30 बजे तक कम से कम चलाना है बोले, सबसे लास्ट में वही पार्ट कवर करूंगा उसको मैं।
अब इसमें दिस आर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स, लेकिन अगर वो पैसा आपको वापस देना पड़ता है उसको, कोई भी कारण से कंडीशन वायलेट हो जाती है, आपने बिजनेस के लिए पैसा लिया, माल सप्लाई के लिए पैसा लिया, ठीक है, सौदा कैंसिल हो गया वाला, ठीक है, या वो माल नहीं बेच सकते आप, या कोई कारण से रिस्ट्रिक्शन आ गया और ये हो गया कि आप माल नहीं देंगे, अब पैसा वापस देना है, तो आपको 15 दिन के अंदर वो पैसा वापस दे देना है। अगर नहीं देते हो तो यू विल बी वायलेटिंग द लॉ, फिर आपको ये ऑर्डिनेंस अप्लाई हो जाएगा। एक उस केस में जब आप पैसा देने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका फेल हो गया, पैसा देना तय हो गया आपका, तो आपको 15 दिन के अंदर देना है। और आपने जो पैसा लिया है कि भी आपको कोई परमिशन मिलेंगी, कोई गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे और देखो आपको कोई क्लियरेंस मिलने वाला नहीं है, या कोई गवर्नमेंट अप्रूव करने वाली थी वो अप्रूव नहीं करती है, तो आपको इंस्टेंटली पैसा देना है। यानी द मोमेंट आपने जिस समय वो हो गया कि आप नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट पैसा दे देना ऑन द सेम डे, रादर अगले दिन, अदरवाइज यू विल बी वायलेटिंग द ऑर्डिनेंस। ये पार्ट कवर होगा, ये दो एक्सेप्शन दिए। आई विल कवर द पार्ट जो अनसेक्योर्ड लोन वाला पार्ट है वो मैं कवर करता हूँ। अगेन अपन आते हैं ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। व्हाट दिस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, आई हैव कवर्ड व्हाट द डिपॉजिट मींस, ठीक है, कि डिपॉजिट्स रिलेटिव्स फर्म्स और ये वाले पार्ट में, ये बाकी सब डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इन्वॉल्व प्रॉपर्टी और माल के केस में जो पैसा है उसको छोड़ के बाकी सब डिपॉजिट्स है। रिलेटिव से नहीं आया, रिलेटिव से लिया तो डिपॉजिट्स नहीं है, अदरवाइज सब पैसा है। यानी किसी भी तरह की कोई भी बोरिंग रहती है, इट इज द पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स। नाउ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ? तो अगेन आई टोल्ड अ स्कीम और अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, अपन वो डिपॉजिट एक्सेप्टेड सॉलिसिटेड छोड़ देते हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिपॉजिट, स्कीम और अरेंजमेंट फॉर टेकिंग द डिपॉजिट्स। तो एक चीज तय है, पूरे एक्ट की वर्डिंग अगर क्लियर वर्डिंग से किया जाए, इसका टोटल कॉमन पार्लेंस में जो मीनिंग बताते हैं, डिपॉजिट्स लेना एक आइसोलेटेड इंसिडेंस अगर होता है तो नॉर्मली इट कैन नॉट बी सेड टू बी एन स्कीम और अरेंजमेंट, ठीक है ना। एक कंसोलिडेटेड बेस्ड प्लानिंग के वे में लेते हैं, मैं रैंसम बेसिस पे लेता हूं, मेरे को 5 लाख की जरूरत है भैया, 1-1 लाख दे दो, आई एम नॉट फ्लोटिंग ए स्कीम और कोई अरेंजमेंट नहीं निकाल रहा हूं भैया, आज या कोई दलाल आया मेरे पास में, लाके दे दो मेरे को। इट्स नॉट ए स्कीम और अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैं बेच नहीं रहा, कोई स्कीम नहीं तैयार कर रहा हूं उसके लिए। टेक्निकली माय पर्सनल व्यू जो मैंने पहले स्टार लगाया था सर, वो व्यू यही प्रिफर करता है, इफ एनी अमाउंट इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी स्कीम और विदाउट एनी अरेंजमेंट, कोई मैं पूरी ताम जाम वो बताता हूँ, या मैं बना के ये फार्म हाउस बना के ये रेट में दूंगा वापस ले लूंगा, या मैं इतने पिक्स बेचूंगा, या गोट फार्मिंग करूंगा उसकी, या मैं प्लांटेशन करूंगा, कोई तरीके का स्कीम और अरेंजमेंट नहीं है अगर, तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट अंडर दिस स्कीम, ठीक है। इट्स माय पर्सनल व्यू, और मेरा जो काफी जगह स्टडी हुआ, काफी जगह डिस्कशन भी हुआ है, ऑल आर फॉलोइंग द सेम व्यू। लेकिन बस एक्सपेक्टेशंस ये थी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस चीज को क्लेरिफाई कर दे, बट देन गवर्नमेंट भी क्लेरिफाई बड़े स्मार्ट वे में करती है प्रोबेबली। आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने सर क्लेरिफिकेशन दिया इसके ऊपर में, और बोला कि अनसेक्योर्ड लोन जो बिजनेस में लेते हो ना, वो तो हमने सेक्शन डिपॉजिट वाले सेक्शन में वो पार्ट दे दिया, एल में ये 4 पार्ट दे दिया कि बिजनेस के लिए जो आप लोन लेते हो डिपॉजिट के लिए वो नहीं कवर्ड है। उसने बोलना, लोग सुनना ये चाहते थे भैया वो बिजनेस नहीं है, हमने उससे रिलेटेड भी नहीं है, मार्केट में हुंडी से या राम श्याम गणेश मैच से पैसे ले लिए, वेदर इट विल बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स और इट विल नॉट बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स। बट एज यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक की सबसे बड़ी आदत होती है साफ शब्दों में कुछ नहीं कहते। अगर शायद वो कह देते थे तो शायद बहुत सारी इश्यू रिजॉल्व हो जाते थे इसका। यानी जो क्लेरिफिकेशंस आते हैं इनके, वो तो एक फॉर्मेलिटी का काम करते हैं कई बार क्लेरिफिकेशन देना उन लोगों का, यानी दैट क्लेरिफिकेशन हैज नॉट सर्व्ड एनी पर्पस एक्चुअली देखा जाए तो सही मायने में। आइडियली उन्होंने बोला कि बिजनेस से रिलेटेड है, यानी ये सेक्शन रिप्रोड्यूस कर दिया इससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड है ही। मेरे को जो लोन दे रहा है मेरे को, उसको मेरे बिजनेस से लेना देना नहीं है। मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, या मेरा बिजनेस तो देखिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, लेकिन उसको मेरे बिजनेस से लेना देना, उसको नरेश कोटिया से लेना देना, नरेश कोटिया को पैसे देने, मेरे को भरोसा है ये मेरे बिजनेस से लेना देने नहीं, वो पैसे लेके मैं मेरे एक्स बिजनेस में देता हूँ, वाई बिजनेस में देता हूँ, घर पे लेके जाता हूँ, ये भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर जो क्लेरिफिकेशन दिया गया उसमें कहीं पे भी वो पार्ट कवर ही नहीं किया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। यानी मतलब एक्सपेक्टेड था कि एक्चुअली एक मानना क्या है सर कि जब भी कोई नया कानून आता है, एक मान्यता क्या रहती है, एक टैक्सेशन में एक लॉ, एक कोड चलता है, ब्रिटिश एम्पायर में था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कोई भी कानून लाने लेके आओ ना, पहले रिप्रेजेंट करने का मौका तो दो, उनकी बात सुन तो लो,
कानून लाने में मनाही थोड़ी है कोई चीज की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मौका दो। तो नो लॉ इज अ गुड लॉ अनलेस एंड अनटिल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन है। लोगों की ओपिनियन नहीं लेते तब तक तो लॉ अच्छा हो ही नहीं सकता। कोई ओपिनियन नहीं, कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, कोई नया लॉ लाते हैं, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज हैंड होल्डिंग, कि भैया कुछ समय तक तो हमको साथ में लेके चलो, देश में कानून जो आ रहा है हमको कानून कंप्लाई करने चाहते हैं, लेकिन साथ में लेके हमारी तकलीफ समझ लो या हमको समझा दो आप। जीएसटी रिजिम में एक्चुअली देखा जाए तो देयर वाज अ प्रॉपर हैंड होल्डिंग काफी हद तक तो की थी सर, कि प्रोग्राम आए थे पब्लिक फोरम में, आने लगे थे वीआई टैक्स फोरम में, कम से हमारे 50 प्रोग्राम डिपार्टमेंट के साथ में होते, डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली आता था कि दे वांटेड टू क्रिएट एन अवेयरनेस। पूरा ऑर्डिनेंस ला दिया इन्होंने, एक बार भी इनकी कोशिश ये नहीं की इन्होंने समझाने की भैया लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। कानून लाना कानून नहीं हुआ ना, कानून को प्रॉपर लोगों को हेल्प करो कंप्लाई करने के लिए, वो कानून हुआ। ऐसा तो नहीं था, नहीं समझ सकते थे ये, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते, कई बार वो तकलीफ होती है, उस चीज में होती है। प्रोबेबली इसके बहुत सारे इजी सॉल्यूशंस थे, बहुत सारे वे थे, तो मनाही नहीं थी कानून लाने में। आई एम इन फेवर ऑफ द ऑर्डिनेंस, लेकिन द वे इट हैज बीन ब्रॉट वो कभी भी कंफर्ट नहीं देता है, वो तरीका गलत लगता है कई बार। एक चीज है कि आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन आपने डिपॉजिट किया, इट्स नॉट अ डिपॉजिट अंडर द ऑर्डिनेंस, तो उसका वायलेशन इज नॉट पेनल्टी फाइन नहीं लगेगा। एक्सेप्टेड और सॉलिसिटेड बाय वे ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के सिलसिले में आया और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आया, देन आल्सो इट्स नॉट अ वायलेशंस ऑफ दिस थिंग्स। अब देखिए क्वेश्चन है, इसे वर्ड तो इतने थे, 10-12 लाइन ही थी जो ऑपरेशनल सेक्शन एक्ट है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल्स कवर किया, वेदर दे विल बी कवर्ड और दे विल नॉट बी कवर्ड। और फिर आता है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे पब्लिक में से ही होते हैं। अल्टीमेटली लीडर्स आर नथिंग फ्रॉम द पीपल इलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक ओनली, हम लोगों का ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं तो कन्वी हो। तो कई बार लगता है कि ये ऑर्डिनेंस इतना जल्दी लाने की जरूरत थी क्या। नहीं, व्यूज अलग अलग थे। चाणक्य सर से जैसे बात हो रहा था, चाणक्य सर का कहना था कि पार्लियामेंट नहीं है, इसके कारण इट शुड नॉट वेट, जो अच्छी चीजें वो तो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो एक ऑर्डिनेंस वाज नेसेसरी था, सर का ऐसे व्यू है एक, कि होना चाहिए था। मेरे थोड़ा सा एक्चुअली व्यू क्या था सर, इसमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इसको अगर लिंक पे भी लाते थे, जब इतने साल तक चला शारदा स्कीम के बाद में, थोड़ा सा वेट करके वीडियो कॉन थोड़ा सा पब्लिक कर लेते। इनके जब जनवरी में रिपोर्ट आ चुकी थी इनके पास में, गवर्नमेंट के पास में, एक बार पब्लिक फोरम में कर देते। करना तो इन्होंने अपने मन की है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सुनना तो कभी किसी की नहीं है, लेकिन तसल्ली रहती थी पब्लिक फोरम में दे देते, भैया अपने व्यूज रख लो आप। तो व्यूज रख के अगर कोई अच्छे व्यूज मिल जाते, बेटर व्यूज मिल जाते, उसको इंप्लीमेंट कर लेते थे। तो एक थोड़ा सा डिफर कर सकते थे, या थोड़ा सा उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कर सकते थे, थोड़ा सा वो बेटर वो रहता था। एक वो बात हो रहा था कि भाई इतनी जल्दी क्या थी, या इसको पहले क्यों नहीं किया गया, या पहले भी तो हो सकता था। हाँ सर, ममता बनर्जी के लाया गया सीधा शादी स्कैम का था, और बड़ा दूसरा क्या है? नहीं, लेकिन वो पहले भी ला सकते थे, काफी समय पहले भी, लेकिन फिर था। फिर एक कहना आया कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर सर की हेल्थ भी ठीक नहीं थी आजकल, तो मतलब हेल्थ इशू रहा हो, कई बार कोई मल्टीपल कारण रहते, समझ में नहीं आता कई बार क्यों, है ना। तो एक वो लगता है कि भैया पहले भी ला सकते थे। अब क्वेश्चन आता है, वेदर अनसेक्योर्ड लोन्स टेकन बाय एन इंडिविजुअल आर वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जो मेरा कहना लगातार आ रहा है, सबसे ज्यादा ये स्कीम में सबसे ज्यादा जो डिस्कस हो रहा है, 80% ऑफ द क्वेरीज है ना, वो इसी से रिलेटेड है। मार्केट से हमने पैसा लिया, उनको हमारे बिजनेस से लेना देने नहीं, वेदर वी आर कवर्ड और वी आर नॉट कवर्ड। अब अगर देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, पूरा ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद में उन्होंने आया क्लेरिफिकेशन देने आए, तो लगा क्लेरिफिकेशन मतलब कुछ एडिशनल देंगे, कुछ एडिशनल बताएंगे। उसने तो वो एक्ट की 4 लाइनें प्रोड्यूस कर दी उसमें, ये तो डिपॉजिट है ही नहीं, तो आप चिंता क्यों करते हो। उन्होंने बोला वो जो बिजनेस पर्पस वाला था, जो सेक्शन 2(4) में एल और एल के 4 पार्ट थे, ठीक है ना, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो पैसा है वो नहीं है, वो क्लेरिफिकेशन दिया। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट रही कि वहां अनसेक्योर्ड लोन्स का वर्ड यूज हुआ है सर, बस बाकी कुछ नहीं किया। भी अनसेक्योर्ड लोन्स अगर वो वाला है तो वो कवर्ड है, तो इतनी चिंता क्यों करते हो। तो इस तरीके के वर्ड्स उसमें आ गए। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक जनरल जो व्यू बन रहा है, या वो जो कहना चाहते थे, हम लोग तो क्या करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके कहने से एक ही चीज समझ में आती, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, है ना, और बाय वे ऑफ बिजनेस। अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नहीं है तो इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। और सेकंड है, इन द कोर्स ऑफ, मैंने मेरे कोई दूसरे बिजनेस में लिखे सिलसिले में लिया, नॉट इन द बिजनेस ऑफ बाइंग लैंडिंग, या मैं पॉन्जी स्कीम का, एक्चुअली पूरी स्कीम का जो पर्पस था, पॉन्जी स्कीम वगैरह को कवर करना था बेसिकली। तो अगर पॉन्जी स्कीम अगर कोई नहीं है, जहाँ कुछ आड़ा बेचा जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो ये ऑर्डिनेंस का वायलेशन ही ऐसा माना जाएगा कि आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ले रहे हैं।
अच्छा, कई बार जिन्होंने पॉन्जी स्कीम्स वगैरह चलाते हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया ना, आप कभी उनसे बात करेंगे ना, तो सर वो भी ये मानते हैं कि वो पॉन्जी स्कीम नहीं है, वो तो एक्चुअल काम कर रहे थे कि भैया मेरा तो एक्चुअली सागवान का झाड़ था, इतना बड़ा हो जाता, आप रेट चेक कर लो, वो तो एक्चुअली इंसिस्ट करता, एक्चुअली इतना प्रॉफिट था, इतना रहा, अब नहीं हुआ, वेदर खराब रहा, सपोर्ट नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाए हम लोग, नो वन ऐसे। अब मेरा बिजनेस के लिए लिया या इसके लिए लिया, इट्स अ ट्रिकी मैटर रहेगा, हमेशा ट्रिकी मैटर रहेगा, इट्स अ डिस्प्यूट इज गोइंग टू बी देयर अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कम्स आउट विद डिटेल एफएक्यू, एकदम बहुत डिटेल में कॉमन पब्लिक के लिए जो चाहती है वो नहीं बताती है, ताकि दो पर्पस थे, एक तो रहा कि जेन्युइन बिजनेस नीड्स पूरी हो लोगों की, और एक्टिविटीज जेन्युइन एक्टिविटीज चलते रहे लोगों की, और काम अच्छे से मतलब अच्छे से कर पाए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो, एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस नीड कवर हो जाए। अब इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस क्या होता है, अब एक आता है कि वेदर दिस ऑर्डिनेंस कैन कंट्रोल द फ्रॉड, लाइक शारदा का फ्रॉड था, महादेव लैंड डेवलपर्स या वासनकर वाले नागपुर के थे, या इस तरीके के जो फ्रॉड हुए थे, इस तरीके के फ्रॉड अब आज की तारीख में अगर सपोज हम लोग ये देखते हैं आज ऑर्डिनेंस है, अब कल ये फ्रॉड होने वाला हो, तो वेदर दैट कैन बी कंट्रोल्ड, अगर ये ऑर्डिनेंस शायद पहले रहता था तो वो सब फ्रॉड कंट्रोल हो पाते थे क्या, तो क्वेश्चन शुरू आता है। अगर एक एक करके जाते हैं, शारदा वाले जो फ्रॉड है या महादेव या ये वाले जो नागपुर में भी अपन अपने जो रूटीन में फ्रॉड देखते हो कंट्रोल हो सकते थे। देखिए एक चीज तो जरूर होती थी, कई बार क्या था, शारदा स्कैम ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट हुआ स्कैम, वो लंबे समय तक चल रहा था स्कैम, वो सचिन कहीं तो जैसे शारदा वाला स्कैम था, ओवरनाइट नहीं हुआ, एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, जब अगर डिटेल एनालिसिस जाते हैं कि वो जब लोगों के रिपेमेंट नहीं कर पाए, ऐसे फ्रॉड चल रहे थे, और लोगों को मालूम था पैसे नहीं भी मिल रहे, लेकिन वो तामझाम दिखा रहे थे, और नए नए इन्वेस्टर लेके आ रहे थे, और वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। शायद जिस दिन पहले आदमी का पैसा नहीं मिला, उसने एक दो बार बोला होगा, और वो आवाज दबा दी गई होंगी, अगर वो मैटर हाईलाइट हो जाता तो उसी समय कंट्रोल हो जाता, उस समय कंट्रोल होता तो उसके पैसे के जहां जहां फ्लो हुए वो लोग भी कंट्रोल होते थे, शायद वो रिकवरी बेटर हो जाती थी, टाइमली रिकवरी हो जाती थी, और जितने बड़े वॉल्यूम का फ्रॉड हुआ शायद वो फ्रॉड भी कंट्रोल हो पाता था, देयर वर द चांसेस। तो मेरे को लगता है कि शायद उस समय में ये रहता था तो प्रोबेबली कुछ हद तक वो वी कुड हैव कंट्रोल दैट, एंड थोड़े से बेटर पोजीशन पे रहते थे विद इन ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसके बिना तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं था जिससे कंट्रोल हो रहा था, और कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर नहीं था जिससे कंट्रोल होता था। अब विद दिस कंपेनियन डेजिग्नेटेड कोड, अ सेपरेट सेल, दिस इज गोइंग टू फंक्शन, तो मेरे को लगता है कि इन टाइम टू कम बेटर कंट्रोल हो पाएगा, उस तरीके की चीजें अब ज्यादा नहीं हो पाएंगी, ज्यादा नहीं हो पाएंगी ऐसे। देन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, फर्स्ट राइट इज गिवन टू द डिपॉजिटर, यानी जब भी कॉम्पिटेंट रहेंगे, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रहेंगे, जो रिकवरी के राइट्स है, पहला राइट्स होता है हम लोग अगर वो हिराची बनाते हैं कि रिकवरी में पैसे किस किस को दिए जाएंगे, तो रिकवरी में आता है कई बार गवर्नमेंट टैक्सेस, फिर इनके प्रॉपर्टी मॉर्गेज उसके राइट्स, इस तरीके से होते हैं। इसमें पहला राइट्स डिपॉजिटर को दिया, उसके ऊपर सिर्फ दो राइट्स रहते हैं, एक सरफेसी का राइट्स रहता है, दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट्स का राइट है। उसके अलावा अगर ये दोनों नहीं है तो पहला राइट डिपॉजिट का है, बिफोर द गवर्नमेंट टैक्सेस लोगों के डिपॉजिट्स का पैसा दिया जाएगा, वो राइट्स इसमें दिए गए, तो कंपैरेटिवली बेटर फॉर द डिपॉजिटर ये वर्जन है, ठीक है। एंड अब वेदर इट कैन गिव अ लिफ्ट टू द पुअर फॉर देयर हार्ड अर्न मनी, टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट कैन बी गिवन। क्या होता है कई बार फ्रॉड इसलिए हो जाते हैं कि उसमें टाइम बहुत मिलता है फ्रॉड करने का, आदमी को बाद में फ्रॉड करूंगा, बाद में तो निपटते रहेगा, और जब पैसे वसूल करने तब तो कुछ निकल देना भी नहीं मेरे पास से, कि मैं डाइवर्ट कर चुका हूँ। और दूसरा रहता है मैं आज फ्रॉड करूँ और कल पकड़ा जाओ और पैसे निकल जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट ज्यादा है, पर चांसेस ऑफ फ्रॉड कम होते हैं। दिस इज द नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिलॉसफी होती है, ठीक है ना। हो गया। अब एक क्वेश्चन था, विल इट अफेक्ट द जेन्युइन बिजनेस? योर व्यू? नो, देखिए एक होता है कि जब जेन्युइन आदमी जब ग्रो करता है एक पर्टिकुलर समय, सर अनिल पारेख सर इज अ बेटर पर्सन टू टेल दिस, कि सर जब आदमी ग्रो करता है तब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर वो रिलायंस रहो या कोई भी ग्रुप रहा होगा, एक पर्टिकुलर समय ऐसा था जब उनको लोगों को जाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि मेरे में दम है, आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको कमाई करके दूंगा, कहीं ना कहीं तरीके से तो उसको लेने पड़ते हैं पैसे, बताने पड़ते हैं। अब 10 में से होता है 9 केसेस फेल होते हैं, एक केस चलता है, एक प्रोडक्शन बड़ा बनता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो शायद एक जो पार्ट था, कई बार पैसे आ सकते थे वो भी आए। एक किसी ने ये कहा था कि भैया एक मछली को पकड़ने के लिए मगरमच्छ छोड़ दिया गया, या 5 मछली पकड़ने के लिए आपने एक मगरमच्छ छोड़ दी, बाकी भी तो मछलियां थी जो अच्छे से सर्वाइव करना चाहती थी, जो बेटर होना चाहती थी, जो बेटर परफॉर्म कर सकती थी, शायद वो होगा। अब मैटर इज गोइंग टू बी अ डिबेटेबल मैटर,
ठीक है ना। बट एक व्यू है, हम लोग सोच रहे हैं दोनों साइड से, क्या जरूरी था, नहीं जरूरी था, क्या था, है ना। कुछ हद तक तो मेरा पर्सनली मानना भी है सर कि कुछ हद तक तो जेन्युइन भी जहाँ होंगे ना वहाँ पे भी सफर होंगे कि आदमी हर, आप डे टू डे लाइफ में आपके साथ में भी कई बार लोग आते होंगे, भैया मेरे को ना आप पैसा इतना इन्वेस्ट कर दो, है ना, आप 4 लोग मिलकर इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको इतने रिटर्न्स दे दूंगा। और वो जो बोलता है वो उसकी बात में दम भी होता है। हम लोग कोई पैसा लगाने वाले ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके लगा देंगे कोई भी पैसा, स्टडी करके लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये स्कीम को पूरे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। गलत था। एक थर्ड कैटेगरी भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करनी थी जहाँ दोनों कंसेंट करते हैं। अगर मियाँ बीवी राजी तो परमिशन दे देना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए, उनको ऑर्डिनेंस से बाहर नहीं चाहिए। तो हमारे अब ऑर्डिनेंस से आप बाहर भी नहीं हो, ऑर्डिनेंस के अंदर भी हो, आप लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ थर्ड आई जो इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कौन रोक सकता है उनको? सर सीजर के पावर है, आने के पावर है, सब लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी इज गोइंग टू बी देयर, हु इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो रेडी है तो भी वो कोई पर्पज नहीं होगा। एक अल्टरनेट था कि इसमें रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर देते, भैया हम लोग तैयार है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को गवर्नमेंट से कोई परमिशन का मैकेनिज्म निकाल दीजिए कि मैं एक रिटर्न भर के देता हूँ, मैं मेरा पूरा प्रोजेक्ट देता हूँ, सेटिस्फाई हो जाए, फिर मेरे को परमिशन दे दीजिए, ठीक है। नो सच कॉन्सेप्ट इज देयर, यानी आदमी ले नहीं सकता मतलब ले नहीं सकता, बस दैट्स इट, और कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तब स्टार्टअप है, क्रिएटिव आइडियाज है, क्रिएटिव माइंड है, इनोवेटिव कंट्रीज है, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होता। पैसे का तो कार्टेल है, राज चलता हुआ आदमी के पास भी कई बार नए नए आइडियाज होते हैं जो इम्प्लीमेंट करके बेटर दे सकते हैं, लेकिन पैसे तो 10,000, 20,000, 1 लाख से जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, जब रिलेशन ही आदमी काम करेगा तो फेल भी होंगे, आइडियाज भी फेल होंगे, लेकिन एकदम से जेल डालना, ये डालना तो बहुत आसान काम है, लेकिन वो खत्म होंगी चीजें, कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा सा शायद इसमें लगता है कि रिपोर्टिंग मैंडेटरी वगैरह करके कोई मीड वे निकाल सकते थे सर, ये पॉसिबल हुआ तो हम लोग हमारे वीआई की तरफ से टेकअप करते हैं अकॉर्डिंगली व्हाट दिस ऑर्डिनेंस शुड कैरी आउट, क्या चेंजेस होना चाहिए। आई एम डैम श्योर सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए देंगे हम लोग। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग प्रायर परमिशन से वो डिपॉजिट ले सकते हैं क्या, ठीक है ना। अब एक जो मैंने कहा कि भैया अल्टीमेटली किसको पता ही नहीं चलेगा तो कहाँ से होगा, तेरा मल्टीपल एजेंसी जहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जो शायद काफी लोगों का क्वेश्चन भी था, 21/2/2019 को दी प्रेसिडेंट साइन द ऑर्डिनेंस, मेरे पहले के डिपॉजिट जो लिए थे, लोन लिए थे, उसका क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए उसने बोला कि नो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट शैल बी, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैंड। जो पुराने हैं they have not covered। जब भी क्या होता है, जब भी कोई एक्ट आता है ना, ट्रांजिशनल प्रोविजंस आता है, नथिंग लाइक दैट, यानी उसको अनटच्ड है, अनस्पोकन है, कोई एक लाइन भी नहीं बोली गई है, इसका मतलब है वो ऐसे कंटिन्यू रह सकते हैं मेरे ख्याल से, देयर इज नो बार अनलेस अनटिल स्पोकन, है ना। भैया मैंने वायोलेशन अगर लिया तो वायोलेशन, नहीं लिया तो कोई वायोलेशन नहीं। अब क्वेश्चन आता है जो मैंने पुराने लिए हुए थे लेकिन वो ड्यू हो गया, मेरे को वापस करना है, अब मैं वापस नहीं करता हूँ, वेदर आई कैन इन्वोक दिस स्कीम, मैं इसमें आ सकता हूँ, मेरे को लगता है यहाँ वो आ सकते हैं, क्योंकि ऑन और बिफोर ले नहीं सकते, लेकिन अगर जैसे उसका ड्यू हो गया तो आई एम ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न द अमाउंट, तो जो मेरा पार्ट है वो पार्ट मैं कवर करता हूँ, तो वो इसमें आ जाना चाहिए। लेकिन सर इसमें अगर ड्यू डेट ऐसा कोई डिसाइड ही नहीं है तो शायद मेरे ख्याल से फिर कहीं पे भी कवर नहीं होगा सर, बिल्कुल कवर नहीं होगा, या तो मैंने लिया किसी से लिया, कोई मेरा ड्यू डेट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो देयर इज नो एनी हार्म, बिल्कुल वो मेरे ख्याल से कहीं पे भी कवर नहीं होगा। एक सबसे बड़ा था जब ये 2018 में ये ऑर्डिनेंस आया था, पहली बार लोकसभा में आया था, उसके बाद क्या होता है, एक रेफर करता है स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट किया जाता है मैटर फॉर देयर एक्सपर्ट एडवाइस। तो टॉप मोस्ट पीपल, टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल की कमेटी होती है, वो कमेटी अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग करती है, उसमें सेबी के साथ मीटिंग किया, आरबीआई के साथ मीटिंग किया, अलग अलग आईआरडीए के साथ मीटिंग किया, सब लोगों की मीटिंग किया, पूरा डिस्कशन किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सर प्रेजेंट की, रिपोर्ट बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बने, उसमें रिपोर्ट में सफिशिएंटली सब चीज उन्होंने इंकॉर्पोरेट की इस स्कीम में क्या क्या होना चाहिए। उसमें एक पार्ट था अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बहुत ओपन एंडेड करें, कुछ तरह रिस्ट्रिक्ट कर दो उसको, कुछ क्लैरिटी दे दो उसके ऊपर में, है ना, यानी ओपन एंडेड मत छोड़ो इसको, ताकि कोई बिजनेस करे वो उसमें कर पाए। सरप्राइजिंग होता है एक्चुअली कि देखिए टॉप लेवल पे या तो ब्रेकर्स नहीं समझती है, पॉलिटिशियन नहीं सुनना चाहते, ये नहीं पता, बट अगर स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखते थे तो एक्ट शायद ऑर्डिनेंस बेटर हो सकता था। और मैंने कंपेयर किया 2018 का जो ऑर्डिनेंस आया था तब और 2019 का ऑर्डिनेंस, पूरे मैंने दोनों बैठ के कंपेयर करने की कोशिश की,
सिर्फ उसमें एक जगह 5-7 वर्ड ऐड किए, उसका कोई मतलब ही नहीं थे वो वर्ड्स के, और कुछ नहीं कंसिडर हुआ है ना। स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की भी लगता है कि रिपोर्ट में इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी था, शायद वो नहीं किया। शायद स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन ने बोला भी था कि ये स्कीम जेन्युइन बिजनेस को हैंडल कर सकता है, ये ग्रोथ में तकलीफ दे सकता है, इसको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट व्यू हम लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए इसमें, ये सब पार्ट तो उसके अंदर भी कहा गया था, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट कंसीडर्ड। स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एग्जॉस्टिव रिपोर्ट थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, है ना। एक चीज था, सब चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं तो माइनस पॉइंट भी होते हैं उसके। एक है कि रिलेटिव से डिपॉजिट अगर लिया आपने, अगर आप रिलेटिव से डिपॉजिट लेते हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड ए डिपॉजिट, लोन लिया तो इट इज नॉट कंसीडर्ड डिपॉजिट, है ना। तो वो ऑर्डिनेंस में उनके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता। इसका मतलब जिस रिलेटिव्स ने पैसा दिया है वो भी उस पर केस नहीं कर सकता, या मेरे पैसे तो दे दो, है ना। तो सब चीज के प्लस माइनस है तो दोनों साइड है, रिलेटिव्स आल्सो कैन नॉट, अगर वो चाहना भी चाहे तो वो ऑर्डिनेंस में नहीं जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है, एक बिल्डिंग कई बार बनती है, सब बिल्डिंग एक एसोसिएशन होती है, क्लब होती है, जिसमें सब लोग आपस में मिलकर खर्चे करते हैं, या गणेश जी का प्रोग्राम होता है जिसमें सब लोग पैसे जमा करते हैं, वेदर इट्स अ वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। देखिए जो गणेश जी का प्रोग्राम के पैसे जमा करते हैं, देयर इज नथिंग रिफंडेबल, द प्रॉमिस टू रिटर्न इज नॉट देयर, तो अल्टीमेटली नथिंग इज कवर्ड। डिपॉजिट्स वगैरह बिल्डिंग के सब सिक्योरिटी डिपॉजिट या ये सब पैसे लेते हैं तो ये म्यूचुअल एसोसिएशन होते हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब है कि मैंने मेरे खुद से पैसे लिया, मैंने ये हाथ से ये हाथ में ले लिया, अल्टीमेटली 10 पीपल आर दिस, एक ही पीपल है हम लोग, एक हाथ से दूसरे हाथ के जैसे ही होते हैं, तो अल्टीमेटली दे आर नॉट कवर्ड। तो म्यूचुअल एसोसिएशन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वाली स्कीम्स है, दे आर नॉट कवर्ड। आई टोल्ड यू ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आर नॉट रिलेटिव, तो ग्रैंडचाइल्ड भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में नहीं आता, उनसे अगर पैसा लिया है तो वो विल नॉट बी कवर्ड। एक अचानक जब कुछ लोगों से बात हो रहा था तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए थे, अगर जो फाइनेंस का काम करते हैं वेदर दे विल बी हिट बाय दिस, ठीक है, उनका काम तो बेसिकली लोगों से पैसे लेना है और पैसे देना है ब्याज में, वेदर इट्स अ वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। उसमें कुछ चीजें तो फिट होती है, एक होता है कि देयर इज एन स्कीम और अरेंजमेंट ऑफ रेजिंग द डिपॉजिट, कि वो बोला जाता है, लोगों को बताया जाता है, इवन इफ वो मतलब पैसा एंट्री है या कोई इस तरह के भी पैसे आते हैं, इट विल आई एम ऑफ द व्यू दैट इट इज कवर्ड बाय दिस। अब आते हैं हम लोग एक एक शुरुआत वाले पार्ट पे आते हैं। सोने की स्कीम लोगों की बनती है कि आप 11 महीने का सोने का पैसा दो, 12 महीने का सोने का पैसा दो, उसके बाद मैं पैसा आपको दे दूंगा। आई बिलीव इट्स अ स्कीम और अरेंजमेंट, सो इट विल बी हिट प्रोबेबली, ऐसे लगता है। अगर अब क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सब चीज के लिए, होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग। आप जो डीलिंग कर रहे हो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हो। अब अगर हम लोग पुराने के पास में रिव्यू करें, अमित राजकोटे से डिस्कशन था कि महादेव वाले केस में हुआ क्या था, बेसिकली कंपनीज एक्ट तो पैसा ऐसे भी नहीं ले सकती थी बाहर वालों से, पैसा लोन और डिपॉजिट अलाउड भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो फ्लोट की गई थी सर कि मैं डिपॉजिट दो 10%, 5% का ब्याज दूंगा, और जब उनके ऑफिस में आप पैसे देते थे तब फॉर्म साइन होते थे, उसमें एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट होता था आपका प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब उस तरीके से वो वायलेशन ऑफ द कंपनी लॉ का था, इट वाज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का पार्ट होता था आज के तारीख में देखा जाए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अब क्या होता है, आप जो भी बिजनेस की डीलिंग भी कर रहे हो, यानी कि आप एक्चुअली जेन्युइन बिजनेस रिक्वायरमेंट है, पैसा भी लेना चाहते हो लोगों से, एक चीज है कि आप एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते, ये बात तो ठीक है क्योंकि पब्लिक एट लार्ज पे नहीं जा सकते, लेकिन आपके क्लोज सर्कल बाहर जाते हो तो यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग विल प्ले अ वेरी 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 क्रूशियल रोल अगर आप इस स्कीम से बाहर ले रहना चाहते हो। क्या होता है, आपको हो सकता है जब आप कोई जेन्युइन बिजनेस भी करना चाहते हो, आप 50-50 लोगों को जमा कर रहे हो, उनको प्रमोट करके स्कीम में जमा बता देते हो, वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है, तो उनको वो केस करते हो तो यू विल बी इन जेल, आपके पेनल्टी फाइन आती है। तो उस समय ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है कि भैया एक एमओयू टाइप बने, ये देखो ये बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये भी सेटल है, मैं भी सेटल, हम मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी ड्राफ्टिंग हो जाए उसकी जिससे ये पार्ट बाहर हो जाए उसका, कि वो कहीं से भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं हो, वो बिजनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस अगर आ जाता है, यानी वो अल्टीमेटली तो मैटर सिर्फ वो 10-12 लाइन का ही है। अगर आप कोई भी अरेंजमेंट को 10-12 लाइन के अंदर फिट बिठाते हो तो यू विल बी आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और नहीं तो यू आर इन द ऑर्डिनेंस। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें पकड़े जाने की चांस आप लोगों के आपसी टर्म्स नहीं है, कोई और थर्ड आई भी है, थर्ड एजेंसीज भी जो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, या जो जाके बीच में जबरदस्ती आपके बेडरूम में भी आना चाहेंगे जस्ट टू कंप्लेन, या तुमने तो ये गलत कर लिया, अभी हम दोनों राजी है, बिजनेस डीलिंग है हम लोगों का, ये डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट उसको प्रॉब्लम है, देयर आर द चांसेस, क्योंकि इसमें प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया है इस तरीके के। सो बेटर रहेगा कहीं ना कहीं बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग विल बी वेरी क्रूशियल यश भाई, इस सब पूरे डॉक्यूमेंटेशंस में एक्चुअली मेरे को लगता है ये एक पार्ट इज गोइंग टू बी देयर। एक क्वेश्चन था वेदर एंट्रीज लेते हैं मार्केट में, अकोमोडेशन एंट्रीज वगैरह काफी बार चल जाती है,
अगर ऐसे देखा जाए कई बार पेपर मीडिया में पढ़ने में आता है अकोमोडेशन एंट्रीज विद इट्स अ वायलेशन ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट अकाउंट ऑर्डिनेंस, कुछ हद तक या इट्स अ वायलेशन, क्योंकि ना वो मतलब आएगा भी 21% पैसा लिया और कहीं ना कहीं वो उसका शेप जो है वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशंस नहीं है एस्टेब्लिश होगा, प्रॉमिस टू रिटर्न और सब चीजें उसके क्राइटेरिया अदरवाइज पूरे फुलफिल होने लगते हैं कई बार, है ना। तो स्कीम और अरेंजमेंट ये सब चीजें उसमें फीड लगती है काफी, और मैक्सिमम केस में अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज डन वो रहेगा ही। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है जो अनआंसर्ड रहता है, that probably all the dais can tell, all of you can tell whether what is the way to raise the money for the businesses now। आदमी को बिना पैसे के तो काम भी नहीं होता, एक सबसे बड़ा एम इम्पोर्टेंट है मैन मशीन के अलावा वो है मनी, तो मनी आएगा कैसे और वो पैसे कैसे आएगा, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट रिमेन्स। आई हैव ट्राइड कि मैं उसको कोशिश किया एलिब्रेट करके जितने जितने पार्ट हो सकते थे करने की कोशिश किया मैंने। दिस सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर, फॉर यूजर्स सजेशंस एंड क्वेश्चन आंसर वी कैन कवर अप द थिंग्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी अरे भाई यस और नो में आंसर दो सर बोलिए ना सर। दोनों दे सकता है सर अदर देन रिलेटिव। हाँ वही other than रिलेटिव तो क्लियर है, उन्होंने रिलेटिव को एग्जेम्प्ट किया यस सर क्योंकि रिलेटिव को मालूम है कि रिलेटिव ने दिया तो वापस आना ही नहीं है, इसलिए उसको सर। एग्जेम्प्ट कर दिया। सर अदर देन रिलेटिव जो नॉर्मल समझ जाते हैं कि लोन फ्रेंड सर्कल ले सकते हैं क्या? सर मेरे ख्याल से ले सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो सर, बिजनेस के लिए पैसे लगेंगे, वो स्कीम और अरेंजमेंट का पर्सन नहीं है। तो एक जो डिफरेंस आ रहा है ना सर। कुछ लोगों को ओपिनियन आ रहा था सर कि जब जेन्युइन बिजनेस के सेल में आज इन्वेंट्री है सर उसके सेल के अगेंस्ट में एडवांस लिया है, यस सर अगर मैं वो सेल का ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं कर पाता तो 15 दिन का जो भी उन्होंने दिया है वो एडवांस भी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ आई फेल टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन Yes, sir. और विद इन 15 डेज में मैं नहीं वापस किया तो Yes, sir. वो भी मेरा जाएगा। जब जेन्युइन बिजनेस एडवांस डिपॉजिट का रूप ले सकता है तो डायरेक्ट में अगर डिपॉजिट लोन ले रहा हूं तो वो डिपॉजिट क्यों नहीं होगा? दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग डेलिब्रेटेड। सर एक्चुअली परफेक्ट है। सबसे बड़ा इशू जो आप कह रहे हैं वही अनिल भैया, पूरे इश्यू में पूरे यही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि वेदर वो डिपॉजिट का रूप में नहीं है। सिर्फ उसमें जो मेरे को टर्मिनोलॉजी थी एन स्कीम और अरेंजमेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, तो मेरा मानना है बिजनेस अदर बिजनेसेस स्कीम और अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। मैं बेच नहीं रहा कोई माल, ऐसे फ्रॉडुलेंट स्कीम नहीं है। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो मेरे को लगता है शायद वो पार्ट में जेन्युइन ट्रांजैक्शन बट अरेंजमेंट के डेफिनेशन में अगर अपन देखें ना, सर या arrangement can be within a group of persons, arrangement can be आउटसाइडर्स within two persons also. Even written or unwritten can also be an arrangement. When a Sir, transaction is done, agreed, it is sir. and ऐसे भी कई views आए हैं कि it is an arrangement. या अगर arrangement नहीं होता तो Yes, transaction ही नहीं होता। सर एकदम बराबर है। तो जब तक के क्लैरिफिकेशन नहीं आता Yeah. ये साइड दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली ऐसे देखा जाए ना सेम में जब इन्होंने ऑर्डिनेंस 21 फरवरी को फ्लोट किया, आइडियली एक्सपेक्टेड था अलोंग विद एफएक्यूज आ जाता, डिटेल क्लैरिफिकेशंस आ जाता तो वो ज्यादा बेटर होता था, बट गवर्नमेंट नो वन इज एबल टू रिस्पोंड दैट। और वो जो रिस्पांस इन्होंने दिया भी ना डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, वो भी एकदम रिस्पांस ने कोई रिलेवेंट नहीं है वैसा रिस्पांस दिया है। कोई भी रिलेवेंट नहीं था, कहीं पे भी नहीं पार्ट इन्वॉल्व था। और जबकि देखा जाए स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन जो था, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम ड्राफ्ट की उनको मालूम नहीं था। स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन का अगर कुछ पार्ट में रीड आउट करूंगा ना, उसने बोला है कि इसको बहुत वेग हो रहा है, बेटर रहेगा आप इसको कहीं ना कहीं उसको वो पार्ट को कवर करने की कोशिश करो, उसको क्लेरिफाई कर दीजिए आप उसको। ये उन्होंने अपने गवर्नमेंट को सजेशंस में भी दिया है। देखो मैं एक थोड़ा सा रीड आउट करता हूं। there are also financing arrangement and channels of financing involving entities in the informal sector including startup and small entrepreneurs which may by default fall under the ambit of unregulated deposit due to absence in the bill of a coherent clear-cut definition of unregulated. The committee thus desired that such ambiguities should be cleared to prevent harassment and misuse. This is the part of the committee की रिपोर्ट है सर। उसने इतना अच्छी कमिटी की रिपोर्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दैट, कि ऐसा नहीं था कि कमिटी ने पूरी वेग रिपोर्ट दी, स्टडी नहीं की, उन्होंने होमवर्क किया, दे हैव गिवन द प्रोविजंस, मतलब इन्होंने बताया भी, है ना।
लेकिन उसके बाद में भी वो नहीं किया। क्लैरिफिकेशन आना चाहिए बट We can say that we need a clear definition on scheme of scheme or arrangement. But I think Also Amit business. Rajkotia ji is sitting Yeah. here Yeah. in the audience. Yeah. Yesterday afternoon, after a lot of deliberation through proper channel and even a call to the Ministry of Finance through proper channel, a well drafted query Yeah. has been forwarded to them वो भी with a concern. This is the genuine business concern. A very well drafted query has been forwarded yesterday afternoon, and I think in a day or two, क्यों में? हाँ? और वो पीयूष गोयल जी को भी फॉरवर्ड सर वो कमेटी की जो रिपोर्ट गई है वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल और सब लोगों के पास में दिया अमित भाई ने। तो इसमें सर एक और चीज थी सर, एक चीज बता दो, एक अच्छा इंटरेस्टिंग था इसमें जो स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में दिया, द डेफिनेशन एन्यूमरेटेड ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट is therefore left for residual interpretation and extrapolation by default. This approach, in view of the committee, leaves a wide, unfettered, and rather open-ended scope of subjective or arbitrary decision by the authority. The committee would therefore recommend that unregulated scheme, which is sought to be banned, should be more coherently defined in the bill, with an indicative list by way of schedule of such schemes drawn on the basis of experience and ground realities, which can be expanded or modified as and when required. यानी सर इतना क्लियर स्टैंडिंग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, यानी ऐसा नहीं था कि जब ये फ्लोट कर रहे थे मेरे को लगता है जल्दबाजी में सर कहीं ना कहीं चाणक्य सर इज मोर फेमिलियर विद द पीपल एक्चुअली, तो कैन गाइड ऑन दिस पार्ट कि मतलब एक्चुअली थोड़ा सा बेटर कर सकते थे, कई बार ऐसा लगता है सर। I agree with you that it could have been worded in a better way, but I really find that with present wording also there is no difficulty. See, there are n number of Supreme Court decisions which say that when it is an issue of an interpretation and if there are two clauses contrary to each other in the same enactment, the definition clause will prevail over the other clauses. Now, going by that interpretation, if you go through the definition of an unregulated deposit scheme, that says that means a scheme or an arrangement. The scheme and arrangement cannot be a solitary transaction. Let me first. What has been told by Mr. Parekh, a single transaction cannot be also be arrangement. Yes, it may be, but when you talk about in a reference to contract, scheme and arrangement cannot be a solitary transaction. Like a buying of a house or selling on a house cannot be a business. Business has a frequency, everything, all those attributes of that definition is there. Therefore, scheme and arrangement, these two words means there has to be a continuity, frequency, everything has to be there in that. Then under which deposit are accepted or solicited by any deposit taker. So deposit is being taken by that person. Again, by way of a business. So deposit taker's business should be there of taking a deposit by way of a scheme or arrangement. This is how the definition reads. And if you go by that way, normal unsecured loan will not be covered. Those possibly may be covered in a circumstances where you engage the services of a broker. You have a regular arrangement of accepting the business deposit, saying that we will give you 13% interest, broker को 1% देंगे और additional. This is a regular scheme and arrangement. Therefore, if you make some deviation between the interest rate, some may be 10%, some may be 13%, not with the periodic, not like that for 2 years 13%, for 1 year 12%, not like that. किसको 10 दिया, किसको 5 दिया, 5 दिया, 7 दिया, ऐसा करके करेंगे, ऐसा करें और कोई ब्रोकर को कोई भी कमीशन नहीं देंगे और तो कोई फिक्स शायद पीरियड के लिए नहीं है। और वो फिक्स पीरियड के लिए नहीं है। Then it आपने is not अगर covered. हुंडी लिया है
90 दिन की उसके अंदर में लिख के दिया है, हाँ, 90 तो है। दिन का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, आप तो उसके अंदर में कवर हो जाएंगे, अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर में कवर होगे, अनसिक्योर्ड लोन उसमें कवर हो सकते हैं। पर नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए जो आपने अगर अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, जिसको आप ये प्रिकॉशन लेके, जैसे नरेश ने कहा कि प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें आप इसका, अगर वो कर लेंगे तो आपको इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं। हमने सर कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं की, जस्ट ऐसे कोई फ्रेंड से ले लिया, कोई जान वाले से ले लिया, जो हमको पहचानते उससे हमने जस्ट ले लिया, विदाउट एनी कमिटमेंट ऑफ पीरियड, विदाउट एनी कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं। अब आपके सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर में कि आपका वो बिजनेस नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस आप लोन लेके। कई बार क्या होता है, देखिए हाँ, मैं खुद का ही बताता हूँ, हाँ मैं खुद का ही बताता हूँ। मेरी HUF है, हाँ राइट, HUF के फंड है, इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन है तो ज्यादा ब्याज मिलता है, उसमें तो HUF के फंड सीनियर सिटीजन में डाल के सीनियर सिटीजन से बैंक में डिपॉजिट करें, वैसा नहीं करना। वैसा नहीं कर सकते। तो आप फिर से उसको कहीं फाइनेंस मत करिए। मतलब जैसे मैंने लिया, मैंने मेरी वाइफ को दिया, हाँ। मेरी वाइफ से मैंने नहीं, इंटरेस्ट लिया, मेरी नहीं। वाइफ ने फर्दर इंटरेस्ट लिया, वो नहीं तो वो करिए, सब नहीं होना वो चाहिए। उसका बिजनेस हो गया, डिपॉजिट हाँ, वो- टेकर का बिजनेस हो गया, हाँ वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट टेकर का बिजनेस हो ये जाए। सब ये डिस्ट्रिक्ट में बिग इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेररिज्म, हाँ। इसके लिए घर में घुसो, बताओ तुम्हारा क्या क्या है, ऐसा हो जाएगा ना ये। तो पहले कम से कम तो टैक्स पेयर मालूम था कि हुई इज टैक्स पेयर, हुई इज नॉट टैक्स पेयर। अब तो सीधा बोले चलो से घर में जाओ, पैसा निकालता, सारे 10,000 रुपए दे दे तो तेरे घर पर बैठते सब निकाल के डिटेल, ठीक, टेररिज्म हो जाएगा वो तो ऐसा है कि एनी लॉ, एनी एक्ट फॉर दैट मैटर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ or can be considered smaller or a bigger terrorist act. So any other question specific on this topic? Yeah. Can an individual borrow money from the market? Can lend money to the company? You can lend the money, there is no issue. It may be a matter of a company. There is no restriction on a deposit giver. Yes. It is all, everything applies to a deposit taker, nothing more than. So you can give. So far as your borrowing concern, you need to establish that it is not your business. Borrowing or taking a deposit is not your business. Under Companies Act, na, money received from the cooperative society, that is exempt deposit. But somebody said that money received by the company NBFC from cooperative society will be under deposit. Money received by NBFC? Money From cooperative received from a society? cooperative society by way of a deposit, it is exempt under the RBI regulation. There are It is covered. No, but somebody said that this is not excluded under this ordinance. No, there is no question of exclusion there. They